प्रजनन तंत्र क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? मानव प्रजनन तंत्र। जैसे मानव में हो रहा है वैसे शेर, भालू, चीता वीता, जितना कुत्ता बिल्ली सब इसी तरीके से होता है, तो ध्यान रखेंगे। और जितने भी आपके दो होंगे जिसमें दो पार्टनर इंटीमेट होंगे, दो पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, सब इसी प्रकार से प्रजनन होगा। क्लियर हो गई बातें? आइए, तो हम कुछ भी पढ़े पहले, इससे पहले हम कुछ क्लियर कर देते हैं ताकि एक बैकग्राउंड आपको बन जाए, फिर हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है बात? आइए, तो समझेंगे भाई, कभी भी यहाँ पर आपका जो मानव जनन है, मानव जनन है, तो हम पढ़ रहे हैं प्रजनन। आ जाओ, 1 2 3, प्रजनन हम पढ़ रहे हैं। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, पहला है भैया सेक्सुअल, दूसरा है एसेक्सुअल। बैक्टीरिया वगैरह एसेक्सुअल में आते हैं, हम इंसान वगैरह जीव जंतु जितने हैं सेक्सुअल में आते हैं। इसमें दो पार्टनर की आवश्यकता होती है। कितने पार्टनर की आवश्यकता होती है? दो पार्टनर की आवश्यकता होती है। ठीक होगी बात ना? यस। अब दो पार्टनर है तो दो गैमेट्स या दो एग्स या दो अंडाणु बीजाणु की जरूरत पड़ेगी। क्लियर होगी बात? जिसमें से दो जो गैमेट्स पड़ते हैं वो फीमेल से हमको जो मिलते हैं और एक मेल से मिलता है। जो मेल से हमको मेन मिलता है भैया जो एग, उसको हम बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। देखिए, दो गैमेट्स की जरूरत पड़ रही है, दो युग्मक, और फीमेल से जो हमको मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। शुक्राणु को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। अभी अंडाणु को हम क्या बोलते हैं आपका? ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। ठीक हो गई बात ना? यस। तो ये स्पर्म है और अंडाणु जब ये आपस में मिलेंगे, ठीक है, तभी भैया इन दोनों से मिलकर के एक नए जीवन का जन्म होता है। ठीक हो गई बात? अब बहुत गौर की बात यह है कि सर, जो मानव शरीर का सबसे छोटा सेल, देखिए कितना जादू की बात है, सबसे छोटा सेल पूरे मानव शरीर का, क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर का सबसे छोटा सेल कौन है? तो शुक्राणु है। कौन है सबसे छोटा? शुक्राणु है। बोलो जोर से, बोले कौन सा है? शुक्राणु है, स्पर्म है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा कौन है? अंडाणु। सबसे बड़ा कौन है? अंडाणु। सबसे बड़ा अंडाणु। मतलब ये दो अलग अलग सेल हुए ना, एक हुए मेल का सेल, एक हुआ फीमेल का सेल। क्लियर हो गई बात? अब आप बताइएगा गौर से एक प्रश्न समझ करके, ठीक है सर, ये रहा सबसे बड़ा सेल फीमेल का, ओवम या अंडाणु। ये रहा सर सबसे छोटा सेल, स्पर्म। ठीक हो गई बात? देखिए, मुड़ जाएगा हर जगह, यहाँ से इसको लिख चलते हैं वहां पर हम लोग। 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। ये रहा भैया मादा का एग है ना, ओवम। ये रहा भैया पुरुष का एग, बोले तो स्पर्म। जब समझाने के लिए एग बोल रहा हूं ना इसको, ये इजीली में एग है, और ये भैया आपका कौन? ओवम। ठीक हो गई बात? अब जब भैया आपका जो स्पर्म है, स्पर्म आपके मेल के शरीर से निकल करके, जैसे ये एक सेल है, निकल करके जैसे ही इस दूसरे सेल के पास पहुंचता है, पहुंच के फिर इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो कितने सेल हो गए भैया? 2 सेल। तो इन 2 सेलों से मिलकर के अब मानव शरीर का निर्माण होना चालू होगा। गलत जवाब। जब तक ये बाहर थे तो ये स्पर्म एक अलग सेल था, एक अलग सेल है, मगर जैसे ही स्पर्म इसके अंदर आता है तो दोनों में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। कितना विभाजन? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन। इसका मतलब भैया टोटल हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 को जोड़ी में करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र। कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। क्लियर हो गई बात ना? मगर ये क्या करते हैं, ये आधे आधे गुणसूत्र लेकर के आते हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तो मिल के ये बनते हैं जाइगोट। जब ये मिल जाएंगे तो मिलके क्या बन जाएंगे लोग? जाइगोट बनेंगे। क्या बनेंगे? जाइगोट। तो पूछता है ये कि भैया बताइए, स्पर्म और ओवम मिलने के बाद किस चीज का निर्माण करते हैं? जाइगोट का। जाइगोट कुछ दिन बाद किसमें बदलता है? तो फीटस में। किसमें बदलता है? फीटस में। फीटस कुछ दिन बाद किसमें बदलता है? तो बेबी में। किसमें बदलता है? बेबी में। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो पूरा प्रोसेस समझ में आया? स्पर्म एक अलग सेल, ओवम एक अलग सेल है, दोनों 2 सेल मिलने के बाद हो जाते हैं एक सेल। एक सेल में फिर देखिए, मिलने से पहले अर्धसूत्री विभाजन था। जब मिलते हैं इससे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो याद रखना,
हमारे शरीर के हर हिस्से में, जैसे देखिए आपका जैसा हाथ बायां वैसा हाथ दायां है कि नहीं है, जैसा नाक का आधा हिस्सा वैसा नाक का दायां हिस्सा कि नहीं है, जैसे इधर का आंख वैसे इधर का आंख है कि नहीं। इसका मतलब हमारे पूरे शरीर में होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होता है। इसका मतलब जो गुणसूत्र हैं वो समान रूप से बटेंगे। क्लियर हो गई बात ना? यस। इसका मतलब समसूत्री हमारे पूरे शरीर किससे बना है? तो समसूत्री विभाजन किससे बना है? समसूत्री विभाजन से। मगर भैया स्पर्म और जो एग है ये दोनों कैसे हैं? अर्धसूत्री विभाजन। और ये जब तक मिलते हैं, जब ये मिलते हैं ऐसे आते हैं वहां करके भैया से मिलते हैं, तो यहां तक जहां तक मिले यहां तक अर्धसूत्री विभाजन था। अब दोनों मिलके जब जायगोट बना लिए, तब जायगोट के अंदर जो प्रोसेस चलता है वो क्या है? समसूत्री विभाजन। तो जायगोट से पहले तक क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। जायगोट बनने के बाद क्या है? समसूत्री। इसलिए देखिएगा अब इसके अंदर समसूत्री होगा तो मान लीजिए जायगोट है, बना के दिखाते हैं, ये जायगोट है। तो भाई जायगोट के इस हिस्से में देखिए, हमारे इस हिस्से से आपको दिमाग मुंडी बन रहा है, तो इधर भैया समसूत्री बराबर रूप से इधर ऐसा नाक बनेगा, बस इधर बराबर नाक बनेगा, इधर नाक बनेगा, इधर नाक बनेगा, इधर हाथ बनेगा, इधर हाथ बनेगा। समझ में आ गया बात ना? तो भैया जब भी जायगोट बनता है उसके बाद कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। फिर एकदम छोटे से बेबी थे आप, है ना, फिर अब इतने बड़े घोड़े हो गए हैं आज सबके सब हम लोग, तो इतने छोटे से बेबी से घोड़ा कैसे हो गए? समसूत्री विभाजन से। आज हमको चोट लगेगा, घाव भर जाएगा, तो किससे होगा? समसूत्री विभाजन से। क्लियर हो गई बात ना? यस। इतना क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड। अब आते हैं भैया, चलिए वापस हमारे कंटेंट की ओर। और जो इतना समझ गए हैं आप, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब टॉपिक चालू करने के लिए। ठीक है, ठीक हो गई बात ना? अब ये बात केवल जीव जंतुओं में है क्या? इंसानों में है क्या? नहीं, पुष्प में भी होते हैं। जितने भी पुष्प वाले पौधे हैं वहां भी एक पुरुष वाला हिस्सा होगा, वहां भी एक मादा वाला हिस्सा होगा, स्टेमेन और स्टिग्मा। वहां से भैया निकलेगा स्पर्म, जिसको भौरे वगैरह मधुमक्खी वगैरह लेकर के अपने पैर में चिपका के ले आएंगी, और यहाँ जब चूसने के लिए फल वगैरह आएंगी तो उसको बीजाणु को गिरा देंगे यहाँ पर। वो बीजाणु जब चल जाएगा फिर पेड़ के अंदर वाले हिस्से में, उससे फिर नया पुष्प बनेगा, उससे नया फल बनेगा। सुन में आ गई बात ना? तो भैया ये पेड़ पौधों में भी जिसमें फूल पाया जाता है वहां भी विभाजन आपको दिखने मिलेगा, सेम टू सेम ऐसे ही होगा वहां भी। क्लियर हो गई बात ना? और इंसानों के शरीर में भी ऐसे ही होता है। ठीक, पहले हम इंसान वाला देख लेते हैं, जीव जंतु वाला देख लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे। तो मनुष्य, अब एक और बात बता दे रहे हैं, क्वेश्चन यही से बनता है डायग्राम में, तो यही बता देते हैं, याद रखेंगे कि कोई भी ऐसा जीव जो अंडे से निकलता है, देखिए अभी हुआ तो समय विभाजन, मुर्गा मुर्गी दो पार्टनर, इसमें भी स्पर्म और एग दो दो आपके क्या हो गए? युग्मनज, या क्या बोलते हैं उसको? गैमिट्स। क्लियर हो गई बात? इस पर इंसान में भी मेल फीमेल दो पार्टनर, वहां भी स्पर्म और एग दो गैमिट्स हो गया। तो दोनों विभाजन तो सेम सेम हो रहा है, सब चीज तो सेम सेम है, मगर एक अंडे से जन्म ले रहा है चूजा, और एक भाई सीधा रूप ले रहा है, शरीर के रूप में जन्म ले रहा है इंसान, ये शेर, ये बाघ, ये चीता, जो भी। तो भैया याद रखेंगे, पूछता है प्रश्न आपका कि जो जीव अंडे से जन्म लेता है वो क्या कहलाता है? तो क्या बोलेंगे? ओविपोरस। क्या बोलेंगे? ओविपोरस। क्या बोलेंगे? ओविपोरस। और भाई जो इससे जन्म लेता है शरीर को, वो क्या कहलाता है? विविपोरस। क्या कहलाता है? विविपोरस। क्लियर हो गई बात ना? तो विविपोरस या विविपेरस, यहाँ ओविपेरस। तो एक ओवी, ओवी माने ओवल, ओवम मध्य अंडा। क्लियर हो गई बात ना? याद रहेगा। तो अंडा वाला ओवम, ओवम माने ओविपोरस, जो शरीर से आ रहा है तो विविपोरस। ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना है। वेरी गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मनुष्य हो अधिकांश स्तनधारियां, तो जितने भी स्तनधारी, स्तनधारी मतलब भैया जो स्तन धारण किए हुए हैं, जो स्तनपान कराते हैं अपने बच्चों को। क्लियर हो गई बात ना? तो ऐसे कोई भी जीव जंतु जो स्तनपान कराते हैं अपने बच्चों को, तो जितने भी स्तनधारी है, जिसमें हम इंसान भी हैं की तरह, तो अधिकांश मनुष्य अधिकांश स्तनधारियों की तरह विविपेरस है। कैसा है? विविपेरस। गर्भ में अंडे के स्थान पर क्या बनता है हमारे यहाँ? भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण। ठीक, क्योंकि हम विविपेरस हैं। ओविपोरस में क्या बनेगा? एग। यस। मनुष्य आंतरिक निषेचन के माध्यम से, अब यहीं पे एक बात मैं बताया सर आपको कि स्पर्म होता है और सर आपको ओवम होता है, तो स्पर्म का आकर एग से मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। क्या कहलाता है? निषेचन। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए स्पर्म का एग से मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसीलिए जब आप आईवीएफ टेक्नोलॉजी आज जब देखेंगे, और जब बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, शरीर में कुछ कमजोरी है, फॉलिक एसिड की कमी हो गई है, कुछ और चीज की कमी हो गई है, तो उस समय क्या करेंगे? मेल का स्पर्म निकालेंगे डॉक्टर लोग। क्लियर हो गई बात? फीमेल का वो एग निकाल लेंगे, और ये स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पा रहा था, बहुत लंबी जर्नी है, आपको लगेगा छोटा मोटा,
तो बहुत लंबी जर्नी है, अभी पूरी समझाऊंगे, पूरी दिखोगे आँख के सामने। उस लंबी जर्नी में तो वो पहुंच नहीं पा, समझिए स्पर्म जो है एग तक पहुंच ही नहीं रहे, पहुंचेगा नहीं तो कहाँ से बनेगा बेबी। तो स्पर्म को लेंगे, एग को लेंगे और बहुत सारा सैंपल ले लेंगे और 10-20 तो ट्यूब ले लेंगे, ट्यूब जिसमें हम रक्त तो डालते हैं, टेस्ट ट्यूब, उसमें डाल देंगे एग और स्पर्म डाल देंगे एक टेम्परेचर में केमिकल के साथ, और दोनों को फर्टिलाइज कराएंगे। क्या कराएंगे? फर्टिलाइज करवाएंगे। क्या कराएंगे? फर्टिलाइज। इसका मतलब दोनों को आपस में मिलवाएंगे। जैसे ही फर्टिलाइज होगा तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद? जाइगोट बनता है। यस, अब जैसे ही जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट को इंजेक्शन में भरेंगे और इंजेक्शन से ले जाकर के मादा के गर्भ में प्लांट कर देंगे। किसमें कर देंगे? मादा के गर्भ में डाल देंगे। समझ में आ गई बात ना? इसे कहते हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बोलो फर्टिलाइज, आईवीएफ, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। इन विट्रो माने भैया शरीर से बाहर करवा रहा है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर करवा रहा है। ठीक हो गई बात? ऐसे करके भैया चलता है, इस तरीके से आईवीएफ टेक्नोलॉजी काम करता है। क्लियर हो गई बातें? आइए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, इसको जितना पढ़ाऊंगा अपने शरीर के बारे में सुन के करिएगा, क्योंकि वर्तमान में जितने लोग हैं सबके साथ ये समस्या आने वाली है और ये आएगी कि सबके बेबी होने में दिक्कत होगा, है ना। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सीखिएगा, उस सब चीजों को ही अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करके अपने शरीर में सुधार करना है। ठीक हो गई बातें? आइए आइए मैम। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। हो गया अभी हमारा। ओवीपेरस जानवर ऐसे जानवर जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। वो ओवीपेरस जानवर किसको बोलेंगे हम लोग? अंडे देने वालों को क्या क्या बोलेंगे? ओवीपुरस, अंडे देने वाले को बोलेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य कैसा जानवर है? तो एक लिंगी। कैसा लिंगी है? एक लिंगी। भाई हम मनुष्य हैं, हमारे पास एक लिंग है, महिला है उनके पास एक लिंग है। क्लियर हो गई बात ना? तो हम एक लिंगी है, बोलते यूनिसेक्सुअल है। कैसे हम? यूनिसेक्सुअल। सर बाइसेक्सुअल कौन होता है? तो बाइसेक्सुअल वो होते हैं कुछ ऐसे जीव जंतु जो भैया दोनों सेक्स की तरह काम करते हैं, अपने आप को फीमेल बना करके बच्चे को जन्म भी दे देते हैं। क्लियर हो गई बात ना? तो वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक हो गई बात? हम इंसान क्या है? यूनिसेक्सुअल। शेर, भालू, बकरी, ऊंट वूट सब क्या है? यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, मच्छर वगैरह यूनिसेक्सुअल। तो ऐसे याद रखेंगे, मनुष्य क्या है? एक लिंगी है या यूनिसेक्सुअल जीव है। मनुष्य अधिकांश स्तनधारियों की तरह विविपेरस गर्भ में, तो वापस आ गया वहीं पे, हाँ एक लिंगी जीव में एक लिंगी जीव में वे जीव हैं जो केवल नर युग्मक शुक्राणु या मादा युग्मक अंडाणु पैदा कर सकते हैं, लेकिन दोनों कभी भी नहीं। ठीक हो गई बात ना? इन्हें कहेंगे एक लिंगी हम। आइए, दिख रहा है आपको, ये मान लीजिए स्पर्म और वो आपका एग दिखा रहा है वैसे ही। अब प्रजनन के कुछ चरण होते हैं, प्रजनन कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला दिखा रहा है युग्मक जनन। तो मैं आपको पहले भाई पूरा स्टेजेस एक बार बता रहा हूँ, उन पूरे स्टेजेस को ध्यान रखना, पूरी कहानी सुनाएंगे, सुन लेना, फिर एक एक करके हम अंदर सबके पढ़ेंगे। अब बताइए भाई, सीधा एक मेल खड़े हैं यहाँ पर और एक फीमेल खड़ी है, तो पहले भाई मेल से स्पर्म बनना चाहिए ना, बच्चे बेबी को जन्म देने के लिए पहले मेल से स्पर्म बनना चाहिए और फीमेल से ओवम बनना चाहिए। क्लियर हो गई बातें? यस। तो इसलिए पहला स्टेज क्या होता है? युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, की गैमिट्स का निर्माण होना, गैमिट्स का निर्माण होना, गैमेटोजेनेसिस, गैमिट का जन्म, जेनेसिस, गैमिट का जेनेसिस, गैमिट का जन्म होना। ठीक, गैमिट बोलते हैं युग्मक का जन्म होना। युग्मक कौन है? एक स्पर्म और एक कौन है? ओवम। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले स्पर्म और ओवम बनना चाहिए शरीर में। ठीक हो गई बात? यस। अब जब बन गया तो अगले स्टेज क्या होगा? स्पर्म को ओवम तक पहुंचाना हमारा मेन टारगेट होगा ना। तो इसलिए पूछेगा कि बताइए आपके रिप्रोडक्शन के फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला फेज क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? पहला फेज क्या है? युग्मक जनन। कॉमन सेंस है भाई, पहले स्पर्म और एग बनने तो चाहिए। सेकंड स्टेज क्या होगा? सिंपल सी बात है, वीर्य रोपण। क्या बोल रहे हैं? वीर्य रोपण। सेकंड वीर्य रोपण क्या सर? आपका बोलते हैं सीमन। क्या बोलते हैं? सीमन। अब आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। हमको लगता है आज तक कि स्पर्म, रुक जाइए, आ जाओ भैया, आ जाओ। हमको लगता है कि स्पर्म या सीमन एक ही चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। तो फिर भैया सीमन है क्यों, काहे है, क्यों है? तो इसको भी हम लोग समझेंगे, पूरा प्रैक्टिकली आपको दिखेगा। स्पर्म मतलब क्या होता है हिंदी में? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। सीमन का मतलब होता है वीर्य। क्या होता है? वीर्य। अब आप खुद से समझिएगा भैया, एक बता रहा हूं मैं। मान लीजिए भैया ये आपका गर्भाशय है। क्लियर हो गई बात ना? ठीक है, इसको और अच्छे से रियली बनाते हैं ताकि आप रियली समझ सके। रुक जाइए, चलते हैं हमारे यहाँ पर, आ जाइए भैया। बनाते एक बार मानव प्रजनन तंत्र हिस्सा के लिए बनाते हैं। ठीक होगी बात? और ये हो गया भैया ओवम, ओवरी।
अब देखिए भगवान का चमत्कार देखिएगा, क्या मैंने यहाँ पे भाई, ये आपका ओवरी है, क्या ये ओवरी, क्या ये बोल रही है, ये ओवरी दोनों तरफ है। तो फीमेल शरीर में कितनी ओवरी पाई जाती हैं, 2। ठीक हो गई बात ना। अब ओवरी बताइए क्या, और ये जो आपको पतली सी ट्यूब दिख रही है ट्यूब, ये है फेलोपियन ट्यूब। कौन सी ट्यूब है ये, फेलोपियन ट्यूब। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा है, फेलोपियन ट्यूब। तो भाई 2 ओवरी हैं, 2 फेलोपियन ट्यूब है। ठीक हो गई बात ना। तो याद रखिएगा ये तो फेलोपियन ट्यूब हो गया, और ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है ये है आपका गर्भ। ये क्या है, यही आपका गर्भ है जहां बेबी बड़ा होता है। समझ में आ गई बात ना। अब पूरा जर्नी समझिएगा, यहां से एक स्पर्म, मान लीजिए मेल शरीर था, मेल शरीर था, ठीक, यहां से भी एक स्पर्म बना हमारा, मगर स्पर्म यहां तक पहुंच नहीं सकता क्योंकि स्पर्म तो छोटा सा शुक्राणु है ना, उसको तक पहुंचेगा कैसे, तो उसको यहां से लेकर के यहां तक ट्रेवल करके जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। और याद रखिएगा जितने भी आपके ओवम बनते हैं, अंडाणु बनते हैं हमारे शरीर में, वो ओवरी में बनते हैं, और ओवरी में बनने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर वो यहाँ पर अवशोषित कर लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं, और फिर यहाँ पर आ जाते हैं। समझ में आ गई बात ना। कहाँ जाते हैं वही ओवम, तो फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक हो गई बात ना। और स्पर्म को यहां से ट्रेवल करते 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 वो आपके गर्भाशय से होते होते कहाँ जाना रहता है, फेलोपियन ट्यूब में, और वहां जाके इसको क्या करना रहता है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। क्लियर हो गया ना, फर्टिलाइजेशन वहीं पे जाके करना है। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि बताइए मानव शरीर में या आपके पुरुष प्रजनन तंत्र में या मादा प्रजनन तंत्र में, रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। निषेचन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, स्पर्म का एग से मिलना। क्या है, स्पर्म का एग से मिलना। ठीक हो गई बात ना, यस। अब आप इसको अगर जूम करके हमारे साथ देखें तो जो फेलोपियन ट्यूब है, ऐसे फेलोपियन ट्यूब, इसके अंदर एकदम ऐसे पतले पतले हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। हेयर नहीं होता, हेयर जैसे समझिए आप, मोर हेयर नहीं होता। हाँ, अब ये क्या करते हैं, जैसे निषेचित हो जाएगा एग, ठीक हो गई बात ना, तो वहां से इस एग को निकाल करके यहां से ढुलकाते 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 लाते हैं और यहाँ दीवार में चिपका देते हैं। क्लियर हो गई बात ना। जो जाइगोट बना कि जिससे फर्टिलाइज हो गया, क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर भाई गुणा हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो हाथ पैर सब बनना चालू होगा। तो फेलोपियन तो पतला सा हिस्सा है, वो तो फट जाएगा। इसको बड़ा जगह चाहिए, तो बड़ा जगह के लिए भाई यहाँ गर्भ मिलाते हैं और गर्भ की दीवार से चिपका देते हैं। समझ में आ गई बात ना। ये चिपकाना बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि कई शरीर में दिक्कत क्या है कि भैया स्पर्म और एग बन ही नहीं रहा है, बन रहा है तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है, पहुंच रहा है तो फर्टिलाइज हो नहीं रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है तो जाइगोट बन नहीं रहा है, जाइगोट बन जा रहा है तो जाइगोट जब आ रहा है तो चिपक ही नहीं रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ये सब अलग अलग बीमारी के रूप में शरीर में दिखने मिलता है। क्लियर हो गई बात। तो ये भैया फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ी, शरीर में फॉलिक एसिड होना चाहिए तो यहाँ चिपकेगा। क्लियर हो गई बात। और 1 महीने भैया आपके इस वाले ओवम से आपका पीरियड्स आता है, तो 1 महीने इस वाले ओवम से पीरियड्स आता है, 1 महीने इस वाले एग से आपका, इस वाले ओवरी से एग का निर्माण होगा, इस वाले एक बार इस वाले ओवरी से आपका एग का निर्माण होगा। क्लियर हो गई बात ना। इसीलिए जब भी माताओं का शरीर देखेंगे, बहनों का शरीर देखेंगे आप, तो उनका हर समय मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है एक जैसा नहीं होता। 1 महीने का मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत परेशान करेगा शरीर को, और 1 महीने का मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा आराम रहेगा। एक हफ्ता जरूरत ज्यादा ही परेशान करें, तो दोनों में अलग अलग तरीके का मूड होता है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि दोनों अलग अलग ओवरी से प्रोडक्शन होता है, 28 दिन का अंतर दोनों में रहता है। इससे एक बार बनेगा फिर एक बार उससे बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब यहां से आपका जाइगोट यहां आकर के चिपक गया, ठीक। अब जब जाइगोट चिपकेगा तब यहीं पर जाइगोट भैया विकास होते 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 पूरा बेबी बन जाता है। फिर उसकी मुंडी नीचे, पैर भैया ऊपर, फिर यहाँ से इसका करते हुए सर्विक्स, इसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। क्या बोलते हैं, होता है वो सर्विक्स। सर्विक्स से बाहर आ जाता है। क्लियर हो गई बात ना, यस। सर्विक्स बाद यहाँ लास्ट में आपको वेजाइनल हिस्सा होता है, सर्विक्स होते हुए वेजाइना होते हुए बेबी बाहर आता है। ठीक हो गई बात ना, यस। ये पूरा जर्नी है। ये अब मगर हम मुद्दे की बात आती है जो मेरे को समझाना था, उस पर चलते हैं कि भैया स्पर्म और सीमन होता क्या है। ठीक हो गई बात। तो अब देखिए ये हो गया हमारा मादा प्रजनन तंत्र, समझ लीजिए। ठीक हो गई बात ना, हाँ। अब ये शरीर का हिस्सा है, यहाँ कोई मोटर नहीं है, घोड़ा नहीं है, गाड़ी नहीं है जो स्पर्म को बैठाए और भाई लेकर के वहां तक पहुंचा दे, नहीं है ना। तो स्पर्म पहुंचेगा कैसे, तो भाई आप बोलेंगे सर पहुंचेगा कैसे, तो पहुंचने के लिए जो मीडियम है, जो स्पर्म, वह माध्यम जो स्पर्म को अपने में कैरी करके अपने में भैया उसको आगे बढ़ने का मौका देगा और वहां से स्पर्म वहां तक पहुंच पाएगा, वो कौन है, सीमन। वो कौन है, सीमन। अर्थात पुरुष प्रजनन तंत्र का वह लिक्विड हिस्सा, ठीक है, जो अपने आप में, तो मान लीजिए अगर ये आपका सीमन है तो इस सीमन के अंदर छोटे छोटे स्पर्म होते हैं, छोटे छोटे स्पर्म होते हैं। समझ आ गई बात ना। और ये जो सीमन है, सीमन और ये स्पर्म,
सीमन इनको क्या करने के लिए, तो याद रखिएगा फ्लोट करने के लिए, क्या करने के लिए, फ्लोट करने के लिए, तैर कर आगे बढ़ने के लिए माध्यम उपलब्ध कराते हैं। क्लियर हो गई बात ना। तो मान लीजिए भाई यहां पर अगर कोई आपका पूरा स्पर्म पूरा भर गया, तो यहाँ कोई स्पर्म है इसमें, तो स्पर्म यहीं से तैरते 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 आगे बढ़ेगा। तो तैरने के लिए जो माध्यम मिलता है उसको, मीडियम मिलता है, वो क्या है, सीमन। वही क्या है, सीमन। ठीक हो गई बात। अब वो तैर रहा है तो तैरते थकेगा ना, तो थकेगा तो उसको एनर्जी चाहिए। स्पर्म भी एक सेल, याद कीजिए स्पर्म एक सेल है, और सेल को भी ऊर्जा चाहिए ट्रेवल करने के लिए। तो ऊर्जा के लिए भी इसी सीमन में कंटेंट डले रहता है। उसमें जो पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए सीमन में सब चीज डले रहता है। क्लियर हो गई बात ना। यस। तो ये माध्यम उपलब्ध कराता है, पोषण उपलब्ध कराता है, जिसको सभी आपका स्पर्म ट्रेवल करते हुए कहां पहुंच सके, एग तक पहुंच सके, ओवम तक पहुंच सके। ठीक हो गई बात ना। तो क्या पूरा जर्नी समझ में आ गया। यस, ध्यान रखेंगे। तो पुरुष प्रजनन तंत्र में जो व्हाइट लिक्विड चिपचिपा सा हिस्सा आता है वो सीमन होता है, और सीमन के अंदर स्पर्म एक अलग सेल पाया जाता है, और स्पर्म शरीर के अलग हिस्से से बनता है, और सीमन अलग हिस्से से बनता है। बाद में स्पर्म बन करके जाता है सीमन में मिलता है, फिर सीमन भैया जाता है अंदर मादा शरीर के प्रजनन तंत्र में। क्लियर हो गई बात ना। यस, आइए उसको आगे देखेंगे हम लोग और अच्छे से। चलिए, तो क्या पूरा प्रजनन तंत्र समझ में आ गया पूरा आपको। यस। अब यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, वो ध्यान समझिएगा। तो नर युग्मकों का मादा जननांग क्षेत्र में स्थानांतरण। दूसरा क्या था, इंसेमिनेशन, सीमन का निर्माण होना। तो इनसे वीर्य रोपण, बोला ना, वीर्य रोपित हो गया, तो वीर्य लेकर भाई मादा प्रजनन तंत्र में छोड़ दिया गया। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि नर युग्मकों का, क्योंकि सीमन में ही भैया स्पर्म होते हैं, नर युग्मक होता है, उसका मादा जननांग क्षेत्र में स्थानांतरण। तो आप मादा जननांग क्षेत्र में जाएंगे, स्पर्म आपका सीमन छोड़ देंगे, और सीमन छोड़ेंगे तो सीमन पूरा फैल जाएगा, और सीमन स्पर्म तैरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक। तो दूसरा हिस्सा क्या, पहला क्या है, युग्मक बना, स्पर्म बन गया, और क्या बन गया भाई आपका, ओवम बन गया। अब वहां से स्पर्म को ओवम तक पहुंचाना, तो दूसरा स्टेज क्या आएगा आपका, इंसेमिनेशन। अब क्या है, इंसेमिनेशन, कि सीमन जो है उसको इनसाइड डालिए, सीमन जो उसको कहां डालिए, इनसाइड डाल दीजिए। क्लियर हो गई बात ना। सेकंड हिस्सा। सेकंड और तीसरा चरण क्या है, तीसरा फेसेस क्या बोलेगा, तो तीसरा हिस्सा क्या, सीमन डल गया। अब सीमन में तैरते तैरते एग पहुंच गया कहां पे, स्पर्म के पास। स्पर्म कहां पहुंच गया, एग के पास, ओवम के पास। तो अब क्या होगा, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ये समझ में आ गया। अब निषेचन होने के बाद अगला क्या होगा भैया, जायगोट का फॉर्मेशन। ठीक हो गई बात ना। देखिए, जब दोनों मिल रहे हैं, स्पर्म और आपका एग दिख रहे हैं, स्पर्म को भैया एग में मिला रहा है, तो ये क्या है, फर्टिलाइजेशन। ये देखिए, ये आपको ओवरी, और ये दूर रहता है आपका फेलोपियन ट्यूब। यहाँ से निकल करके एग यहाँ पे वेट करते हैं, यही वेट करते हैं आपका एग, यहाँ से पूरा होते ट्रेवल करते हुए आता है आपका स्पर्म, मिलता है, जायगोट बनता है, तब भैया आगे जाकर फिर गर्भाशय में चिपकता है। ठीक हो गई बात ना। यस। अब देखिए, जब दोनों मिल गए, इसके अंदर जब मिल गए, तो देखिए अब एक कोश का दो कोश का बनना दिख रहा है। अब समसूत्री विभाजन चालू हो जाएगा, और उस समसूत्री विभाजन से हमारा शरीर बनना चालू हो जाएगा। तो भैया जैसी निषेचन होता है, चौथा स्टेज क्या जाता है, जायगोट फॉर्मेशन। तो पहला क्या है, युग्मनज का निर्माण है ना, स्पर्म और एग का निर्माण, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, गैमेट्स बोलते हैं। युग्मक को क्या बोलते हैं, गैमेट्स, और जन्म देना है तो गैमेटोजेनेसिस। दूसरा क्या है, सीमन को वहां डालना, तो इनसाइड में डालना, तो इंसेमिनेशन। तीसरा क्या है, सेमिनेशन पहुंच गया, स्पर्म पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज होकर क्या बनेगा, जायगोट, तो जायगोट फॉर्मेशन। अब जब जायगोट बन गया, तो जायगोट बनने क्या होगा, जायगोट आकर के गर्भाशय में चिपकेगा, मैंने बताया था, जायगोट बनेगा और आकर के देखिए गर्भाशय में आकर चिपक गया, है ना। तो क्या बोले इसको भैया, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट कर दिया गया, आरोपण कर दिया गया। ठीक हो गई बात। अब ये इम्प्लांटेशन के बाद सब प्रोसेस कॉमन है, शरीर में बच्चे का विकास होने लगेगा। इसी से पहले का जितना हिस्से था, जब हमारा शरीर क्षमता नहीं रहता कि इतना सब चीज कर सके, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, IVF का उपयोग करते हैं। ये स्पर्म ले लेंगे, एग ले लेंगे, ले लिए, गैमेटोजेनेसिस हो गया, दोनों को मिला दिए, इंसेमिनेशन हो गया, उसके बाद फिर उसको फर्टिलाइज करा दिए, फर्टिलाइजेशन हो गया, और लास्ट में जाके गर्भाशय में छोड़ देंगे, जायगोट फॉर्मेशन हो गया। ठीक हो गई बात ना। यस, जायगोट बना तो जाके गर्भाशय में छोड़ दिए। क्लियर हो गई बातें। तो स्टेजेस याद रखेंगे। तो इम्प्लांटेशन कौन से नंबर का है, 5वें नंबर का स्टेज है, इसे रटना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिकली समझ लीजिएगा ना, पूछेगा तो बता देंगे आप लोग। ठीक है, अभी अंदर सब पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, गर्भकाल, कि भैया वहां पे जब चिपक गया तो अब 9 महीने के लिए बेबी का विकास होता रहेगा। तो पूरा एक लंबा समय है, गर्भकाल उसी को बोलते हैं, गर्भधारण काल उसी को बोलते हैं, जब आपका जायगोट आकर के गर्भाशय से चिपक जाता है और फिर बेबी बन के निकलता है। तो उस बीच का पूरा समय क्या कहलाता है, गर्भकाल या गेस्टेशन। क्या बोलते हैं, गर्भकाल या गेस्टेशन। ठीक हो गई बातें। यस। इस भैया मुख्य रूप से 6 चरण आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके साथ हम पूरा प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे, पुरुष और मादा का। आइए पहले इन 6 स्टेज को हम एक बार पढ़ लेते हैं। पूरा 6 तो समझ में आ गया है, एक बार पढ़ लेते हैं जो जो फैक्ट्स उसके। तो 6 में से पूछेगा चौथे नंबर का कौन सा है, तीसरे नंबर का कौन सा है, बता लेंगे।
चलिए फिर से आ जाते हैं पहले पे। तो फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन में फेजेस नंबर 1 क्या है? युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। फेज 2 क्या है? इंसेमिनेशन, वीर्य रोपण। फेज 3 क्या है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फेज 4 क्या है? जाइगोट फॉर्मेशन। फेज 5 क्या है? आरोपण या इम्प्लांटेशन। और लास्ट में फेज 6 क्या है? गर्भकाल या गेस्टेशन। ठीक हो गई बात ना? यस। अब आते हैं पहले वाले हिस्से पर। अब इसके अंदर अब कुछ नहीं, अब सब समझा दिए हैं। अब उसके अंदर फैक्ट्स उसको देखते रहिए। ठीक। युग्मक जनन, युग्मक जनन, युग्मक जनन जाइगोट फॉर्मेशन बोल रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का निर्माण होना। डिंब और शुक्राणु युग्मकों के निर्माण को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो पूछेगा आपसे व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, तो क्या बोलेंगे? स्पर्म और एग के निर्माण को, आपका शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। या हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। ये गैमेटोजेनेसिस किसे बोलते हैं, पता चल गया? यस। एक चीज दिखेगा, बोला शरीर के अंदर का सब चीज दिखेगा। मनुष्य में शुक्राणु बनता है और अंडाणु बनता है किसमें भैया? मादा में। मगर इनका बनने का समय क्या है? तो मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु बनने की न्यूनतम आयु क्या है? यौनावस्था। कब से प्रारंभ होता है? तो 11 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जन्मजात जब हमसे जन्म लिए तभी समय शरीर में स्पर्म बनने लगेगा, माताओं में ओवम बनने लगेगा, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गई बात ना? इसलिए माताओं का भैया जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है वो भी इसी एज के बीच में होता है जब उनके शरीर में एग का फॉर्मेशन चालू होगा। अब एग वेट करेगा फैलोपियन ट्यूब में कि भैया स्पर्म आए और मुझसे मिल जाए। क्लियर हो गई बात ना? स्पर्म आकर जब आपके एग से नहीं मिलेगा तो यही एग क्या करेगा? शरीर से बाहर निकलेगा। ठीक है, शरीर से जो बाहर निकलता है एग, ओवम जो बना था, उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक हो गई बात ना? यस। तो बन दोनों में रहा है। ठीक हो गई बात ना? और उनके में एग बनकर के वेट करना पड़ता है, इसलिए भाई उनके में हर महीने आपको माताओं में क्या देखने मिलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने के लिए मिलता है। जबकि पुरुष में कोई वेटिंग वाला पीरियड है नहीं, क्योंकि पुरुष को स्पर्म को तो वहां पहुंचाना है, इसलिए पुरुषों में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने नहीं मिलता है। ठीक हो गई बात ना? यस। आइए तो बताइए, मनुष्य में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने की न्यूनतम आयु कौन सी है? तो 11 से 18 वर्ष की उम्र में बीच में स्पर्म बनने लगता है और एग बनना चालू होता है। 11 साल से पहले नहीं बनता है, याद रखेंगे। पुरुषों में शुक्राणु बनने की अधिकतम उम्र कौन सी है? तो 60 से 65। कब किस उम्र तक बनते रहेगा? 60 से 65। इसका मतलब पुरुष जो है उसमें कब तक स्पर्म का फॉर्मेशन होगा? 60 से 65 साल की उम्र तक। हालांकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, 18 साल के बाद से जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा उनकी स्पर्म की क्वालिटी गिरते चली जाएगी, सीमन की क्वालिटी गिरते चली जाएगी। इसीलिए आने वाले समय में, वर्तमान में जितने भी आजकल देखेंगे आप कि आजकल भाई बच्चे को जन्म शारीरिक रूप से देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं वर्तमान में पेरेंट्स, है ना? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? दूषित हवा ले रहे हैं, दूषित पानी पी रहे हैं, केमिकल मिला हुआ सब्जी खा रहे हैं, भाजी खा रहे हैं, है ना? तो हमारे शरीर की क्षमता गिर रहा है, ब्लड क्वालिटी गिर रहा है, तो स्पर्म क्वालिटी भी गिरेगा, सब क्वालिटी गिर जा रहा है। यस, दैट्स द रीजन। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? चिंता, टेंशन। अगर आप हर समय टेंशन में रह रहे हैं तो भैया या तो आपको बेबी लेने में दिक्कत होने वाला है बहुत ज्यादा, ये जब बेबी हो जाएगा तो बेबी भी चिड़चिड़ा पैदा होगा आपके जैसे, जिस तरीके से आपका फेस था वैसा बेबी भी जन्म लेगा। ठीक हो गई बातें? यस। इसलिए ध्यान रखेंगे, पुरुषों में भैया कब से चालू होता है एग बनना? 11 से 18 साल। और कब तक रहता है? 60 से 65 साल। माताओं में कब चालू होता है? 11 से 18 साल। उनके खत्म कब होता है? तो 50 वर्ष के आसपास। क्या? 50 से 55 साल में, 50 से 55, मतलब माताओं में एग बनना जल्दी बंद हो जाता है पुरुषों की तुलना में। उनके 60-65, इनके 50-55। क्लियर हो गई बात ना? महिलाओं में जब चालू होता है एग बनना, इसे ये बोलते हैं भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना। और जब वो बंद होता है 50-55 साल, इसे बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पॉज होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो याद रखेंगे मेनोपॉज, इसे ही कहते हैं मेनोपॉज। महिलाओं में अंडाणु बनने की अधिकतम आयु 50 वर्ष है। इसे ही 50 में जब एग बनना बंद हो जाता है इसे क्या कहते हैं? हिंदी में रजनोवृत्ति या इंग्लिश में मेनोपॉज कहते हैं। ठीक हो गई बातें? यस। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला भैया दूसरा क्या? अब सीमन, इंसेमिनेशन बनेगा। अब स्पर्म बन गए पुरुष के शरीर में, हम दिखाएंगे कहाँ स्पर्म बनते हैं, कहाँ जगह सीमन से मिलता है, दिखाएंगे। सीमन बन करके उसको भैया मादा जननांग में छोड़ना है। तो नर युग्मकों का मादा जननांग क्षेत्र में स्थानांतरण, ठीक है, आपने सीमन को पहुंचा दिया मादा जननांग क्षेत्र में, उसे कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक हो गई बातें?
तीसरा हिस्सा, जब सीमन पहुंच गया तो सीमन में अब ट्रेवल करता हुआ कौन जाएगा, फ्लोट करता हुआ स्पर्म ट्रेवल करेगा और जाकर किससे मिल जाएगा, एग से। तो क्या बोलेंगे इसे फर्टिलाइजेशन। कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन फर्स्ट से फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक हो गई बात ना, यस। तो आइए देखते हैं, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। अंडाणु और शुक्राणु का साथ में आना, साथ में मिल जाना, एक दूसरे में मिल जाना, क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और डिंब का निषेचन महिलाओं के कहाँ पे होता है, तो फेलोपियन ट्यूब। कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब। कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब। कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब। अब जब भैया आपका इस दोनों मिल गए, निषेचित हो गए, अब क्या बनेगा इससे, जायगोट। और जायगोट ट्रेवल करते हुए कहा जाएगा भाई आपके यहाँ, गर्भ में। कहा जाएगा, गर्भ में। तो अगला क्या जाएगा, जायगोट फॉर्मेशन। दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर, दोनों मिल गई हैं संयुक्त होकर के, जिस कोशिका का निर्माण करेंगे। अब दोनों मिलकर कोशिका सिंगल सेल बनाएंगी, दोनों अलग अलग सेल थी, मिलकर बनाती एक सिंगल सेल बनाती हैं, और जिस कोशिका का निर्माण करती हैं उसे क्या कहते हैं, युग्मनज या जाइगोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे ही, युग्मनज या जाइगोसाइट या जाइगोट कहते हैं। क्लियर हो गई बात ना, यस। ये रहा वो स्थिति, ये रियल है ना, माइक्रोस्कोपिक भी हो। अगला है भैया हमारा आरोपण इम्प्लांटेशन। अब जाइगोट बन गया फेलोपियन ट्यूब में, अब वहां से खसक के कहाँ है, गर्भ के पास, यस। तब देखिए, मनुष्यों में आरोपण मानव प्रजनन का वह चरण है जिस पर भ्रूण गर्भाशय की दीवार में अंतः स्थापित हो जाता है, गर्भाशय की दीवार में आकर के चिपक जाता है। ठीक हो गई बात ना, इसे बोलते हैं भैया क्या, आपका क्या बोलते हैं इसे, बताइए, आरोपण या इम्प्लांटेशन। तो यहाँ जो आपका बना जाइगोट, वो ट्रेवल करते 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 आएगा और यहाँ की दीवार में आकर के चिपक जाएगा। ठीक हो गई बात। अब एक यही और अंदर की बात बताते हैं। अभी भैया आपने एक हिस्सा बताया मैंने कि ठीक है सर, यहाँ पे एग बनता है, यहाँ पे ओवम बनता है, ओवरी में, इसका नाम है ओवरी। क्या नाम है इसका, ओवरी। ओवरी में क्या बनता है, ओवम। क्या बनता है, ओवम। ठीक है, अंडाशय, अंडाशय में क्या बनता है, अंडाणु बनता है। ठीक है, बात है यहाँ पे, यस। अब जो बन तो गया, यहाँ से बन गया किसमें चल गया, फेलोपियन ट्यूब। किसमें चल गया, फेलोपियन ट्यूब में चला गया। यहाँ से क्या बन गया, निषेचित हो गया, यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जब जाइगोट बनता है ना, तो ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे आपका ये एग पहुंचता है, ओवम पहुंचता है, तो यह भी इंतजार कर रहा है बेचारा आपका एग कि भाई अब आएगा, स्पर्म आएगा और हम एक नए जीवन को इस धरती पर लेकर के आएंगे। अब जब इंतजार करता है, तो उसी बीच में जो आपकी गर्भाशय की दीवार है, ये भी ऐसे रहती है, ऐसे इतनी पतली रहती शुरू में। फिर पता कि यार यहाँ से जाइगोट अगर बन जाएगा, तो भाई यहाँ से जब आएगा बेबी, तो उसको होल्ड करना पड़ेगा मुझे, और भाई भारी चीज है, उसको होल्ड करना है, तो अपने आपको मजबूत करना चालू करता है गर्भाशय का दीवार। और मजबूत करने के लिए क्या करता है, आपके शरीर से पोषण लेकर के ऐसे एक लेयर बनाएगा, 2 लेयर बनाएगा, 3 लेयर बनाएगा, ऐसे करते हुए अपने इस लेयर को पूरा मोटा करता है। दिख रहा है, दिख रहा है ना, मजबूत बनाता है ताकि उसको होल्ड कर सके, उसको पकड़ करके रख सके लंबे समय तक। ठीक हो गई बात ना। तो इस समय भी शरीर का हिस्सा बन करके निर्मित होता है। और आप समझिएगा, पुरुष लोग खास कर समझिएगा, कि जब इसको समझेंगे भाई, तभी आप महिलाओं का दर्द समझ पाएंगे, है ना। और ये बहुत जरूरी है, आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी फ्रेंड, हर कोई इस दर्द से गुजर रहा है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे ही एग बनता है, और एग भैया यहाँ पे स्पर्म नहीं आता है, तो अभी स्पर्म एग जो है ये फटना चलता है, ब्लास्ट, मतलब शरीर के अंदर सोचिए कोई हिस्सा वैसे फट रहा है ब्राम करके, तो उसमें दर्द होगा कि नहीं होगा, बताइए। दर्द, तो वो दर्द हो गया यहाँ का दर्द। और फिर ये वाले हिस्से को पता चल गया कि यार अब नहीं आ रहा है, जाइगोट नहीं बन रहा है, तो फिर ये हिस्सा भी गलना चालू हो जाता है, ये हिस्सा गलता और फिर से पतला हो जाता है। समझ में आ गई बातें। और फिर दोनों बह करके यहाँ से बाहर आ जाता है साथ में। ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के पूरे दौरान में। इसलिए आप सबको इसके प्रति बहुत सेंसिटिव होना होगा। हम कभी महसूस ही नहीं करते किस दर्द से गुजरती है माताएं बहन, है ना। तो इस चीज को हमेशा समझिए, हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। कोई भी हो, अनजान भी हो, अगर ऐसे दौर से गुजरी तो आप हमेशा हेल्प कीजिए। कल का आप अधिकारी बने, आपके सबऑर्डिनेट बन रहे हैं, कलीग्स बन रहे हैं, वैसे समय आप जरूर समझें, है ना। वर्कलोड ना बढ़ाए भैया, वो थोड़ा सा हेल्प जितना हो सके अपने स्तर से हेल्प करने की कोशिश हमेशा की जाए। क्लियर हो गई बातें, यस। क्योंकि हम सब इसी प्रोसेस से बनकर के इस धरती में आए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्यों में आरोपण व मानव प्रजनन का वह चरण है जिस पर भ्रूण गर्भाशय की दीवार में अंतः स्थापित हो जाता है, इम्प्लांट हो गया। दिख रहा है ये दीवार उसमें आकर चिपक गया नहीं आपका, यस। इसमें आपको क्वेश्चन होगा, ऐसे भी पहले एक रहेगा, 1 से 2, 2 से 4 करते ऐसे बनेगा, ऐसे करके तो पूरा शरीर बन करके रेडी हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अगला है लास्ट में क्या हमारा, गर्भकाल। क्या हमारा, गर्भकाल। अब एक बहुत सा प्यारा सा यहाँ पे एक इमेज लगा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ कुछ पतली से नली दिख रही है, नली दिख रही है, सागर के बच्चे के ऐसे गर्भ से जुड़ी हुई दिख रही है ऐसे। तो पूछता है इसी चीज को कि जब बेबी गर्भ में होता है तो उसका पोषण किससे होता है, उसको किस चीज से न्यूट्रिशन मिलता है
है ना। तो इसी ट्यूब से, इसी नलिका से मिलता है, किससे मिलता है, इसी ट्यूब या नलिका से। इसका नाम बताएगा इस ट्यूब या नलिका का, हाँ, प्लासेंटा, क्या बोलते हैं, प्लासेंटा, प्लासेंटा या प्लेसेंटा, ठीक होगी बात है ना, प्लासेंटा या प्लेसेंटा दोनों बोल सकते हैं ये। तो पूछेगा जब बेबी गर्भ में रहता है तो उसका भाई पोषण किससे होता है, प्लासेंटा से होता है या प्लेसेंटा से होता है। उसको भोजन किससे मिलता है, न्यूट्रिशन किससे मिलता है, प्लासेंटा से मिलता है। इसीलिए क्योंकि आप गौर कीजिएगा, माताएं बोलते हैं वो समझ नहीं आता, माताएं बोलेंगी आपको, बड़े लोग जब आप माँ बनने रहेंगे, आपकी माता बीवी माँ बनने रहेंगी तो आपको उससे बोलेंगे, अगर बीवी गुपचुप खाएगी ना तो वो बच्चे को, बच्चे अगर दूध पी रहे हैं, जब जन्म लेने के बाद भी अगर बीवी गुपचुप खा रही है तो जो दूध बनेगा उसमें बच्चे का मुंह जलने लगेगा, मिर्ची डाल के खा ली तो बच्चे का मुंह जलने लगेगा। सुन में बात ना, यस। बीवी कुछ खट्टा खा ली तो बच्चे को भी ठेका रहेगा, क्योंकि बच्चा माता का दूध पी रहा है तो बच्चे को भी ठेका रहेगा। इसलिए जब माता बनती तो माता वाला जीवन बहुत स्ट्रगल का है बेटा, उस समय अपना मन कर रहा है खा लूं तब भी नहीं खा सकती माताएं, समझ में बात, क्योंकि छोटा बेबी है, जैसे वो ठंडा खा लेगा आइसक्रीम, वो दूध पिएगा उसके में आ जाएगा और तुरंत उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा। इसका मतलब बहुत सारी चीजों को माताएं झेलती हैं, सुन में बात ना। इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट किया कीजिए अपनी माताओं का। आइए, और पिताजी का भी है, क्योंकि सब वही कमा कर सब पोषण कर रहे थे दोनों शरीर का। आइए, तो शिशु का निर्माण या भ्रूण का विकास माँ और बच्चे के बीच प्लेसेंटा का निर्माण होता है। बेबी फॉर्मेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फॉर्मेशन, प्लासेंटा, मदर एंड बेबी, ठीक होगी बात ना। इस फेसेस में ही होता है गर्भकाल में, पहले ये सब चीजें बन करके रेडी होती हैं, अब जायगोट से पूरा एक शरीर बन करके चालू होता है बनना। तो जायगोट से क्या बनते दिख रहा है आपको यहाँ पे, एम्ब्रियो, क्या बनते दिख रहा है, एम्ब्रियो। जायगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो, क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या बोलते हैं, भ्रूण, क्या बोलते हैं, भ्रूण, क्या बोलते हैं, भ्रूण। तो जायगोट के बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, याद रखेंगे। आइए, अब आगे हम लोग अब पढ़ेंगे, हम लोग क्या, पुरुष प्रजनन प्रणाली, फिर हम पढ़ेंगे माता प्रजनन प्रणाली, फिर हमारा प्रजनन तंत्र हो जाएगा खत्म। क्लियर हो गई बात है ना, यस। आइए अब हम पढ़ना चालू करते हैं। आइए ध्यान से देखिए भैया, पुरुष प्रजनन अंग का स्थान, श्रेणी, क्षेत्र, लोकेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन, पेल्विक रीजन। ये पेल्विक रीजन क्या होता है, वह रीजन, वह स्थान, वह क्षेत्र, आपके शरीर का वह खाली स्थान, वह खाली क्षेत्र जहां पे पुरुष प्रजनन तंत्र होता है पुरुष शरीर में, और जहां पे मादा प्रजनन तंत्र होता है मादा शरीर में, उस खाली क्षेत्र क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन। क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन। हमारे कमर की जो दो हड्डियां होती है यहाँ पर, बड़ी बड़ी हड्डियां, इसे बोलते हैं पेल्विक गर्डल। क्या बोलते हैं इसे, पेल्विक गर्डल। क्लियर हो गई बात ना, तो वही हड्डी पेल्विक गर्डल। वही पेल्विक गर्डल जो होती है, हड्डी होती है, वो माताओं की भी चौड़ी होती है कि उनको बच्चे को धारण करना अंदर में, और पुरुष की कम चौड़ी होती है, ये भी पूछा गया है ना, कि इनका पेल्विक रीजन चौड़ा होगा तो माताओं का चौड़ा होगा, पुरुषों क्या होगा, कम चौड़ा होगा, क्योंकि उनको बेबी धारण नहीं करना। ठीक हो गई बात। और उसी क्षेत्र के अंदर भाई जो रहता है प्रजनन तंत्र, कहां पर रहता है प्रजनन तंत्र, तो पेल्विक रीजन में। कहां पर रहता है, पेल्विक रीजन में, याद रखेंगे हमेशा। पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो भैया याद रखेंगे मानव के, पुरुष के प्रजनन में के कौन कौन से अंग हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। ठीक हो गई बात ना। पहला हिस्सा कौन है, तो टेस्टिस। पहला कौन है, टेस्टिस। कौन है पहला, टेस्टिस, इसको हिंदी में बोलते हैं वृषण। दूसरा कौन है, तो एसेसरी डक्ट। क्या है दूसरा, एसेसरी डक्ट। तीसरा क्या है, मेल ग्लैंड। तीसरा क्या है, मेल ग्लैंड। चौथा क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल, बाहरी जननांग। ठीक हो गई बात ना। अब ये देखना चालू करते हैं इसमें हम लोग। तो भाई ये जो दिख रहा है आपको, जैसे आपके याद रखेंगे माताओं के शरीर के अंदर, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा था ओवरी लटका दिख रहा था यहाँ पर, है ना, तो माताओं के शरीर के अंदर रहता है ओवरी। यहां से क्वेश्चन उठता है कि जो हमारा जहां से एग का निर्माण हो रहा है माताओं के शरीर में, वो तो माता के शरीर के अंदर है, मगर पुरुषों के शरीर के बाहर है, तो बाहर क्यों है। तो याद रखिएगा माताओं के शरीर जो आपको दिखाते हुए पढ़ाते हैं, समझ में आएगा। और अच्छे से रुकिए, ये वाला देखिए आप डायग्राम, इसको देखिए ध्यान से, दिख रही है ओवरी है ना। तो माताओं के शरीर में जो ओवरी है, जहां पे एग का निर्माण होना है, वो शरीर के अंदर है, मगर पुरुषों में वही यही अगर ओवरी नाम ही दे दो एक बार के लिए, उनको इन्हीं को हम टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। मगर पुरुषों में यही टेस्टिस, जो माता में ओवरी कहलाता है पुरुषों में टेस्टिस कहलाता है। तो माताओं में जो ओवरी शरीर के अंदर है, पुरुषों में वही टेस्टिस आपका बाहर है। क्यों, तो याद रखेंगे इसका बहुत बड़ा साइंस इसके पीछे, कि भैया आपके ओवरी को ओवम बनाने के लिए, अंडाशय को अंडाणु बनाने के लिए आपके बॉडी, नॉर्मल बॉडी जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो पर्याप्त है। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब जो अंडाणु है माताओं का, अंडाशय, वो भैया 37 डिग्री बॉडी का हमारा तापमान है, उसमें वो एग का निर्माण कर सकता है। मगर पुरुषों का जो स्पर्म है,
इसके फॉर्मेशन के लिए इस नॉर्मल आपके शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान चाहिए, कम तापमान चाहिए, कम तापमान चाहिए। अब अगर आपका सोचिए, आपका जो टेस्टिस है जिसमें आपके स्पर्म का निर्माण होगा, अगर वो शरीर के अंदर होता तो आपका शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके ओवरी टेस्टिस का तापमान क्या हो जाता है 37 डिग्री, तो क्या कभी स्पर्म बनता? नहीं। इसीलिए उसको शरीर से बाहर रखा गया, इसलिए उसको शरीर से बाहर रखा गया। क्लियर हो गई बात ना? शरीर से बाहर रखा गया। अब बाहर रखा गया तो एक और इसमें फिनोमिना काम करता है, बहुत ध्यान समझिएगा, उसको उस डायग्राम बताते हैं अब यहाँ से। तो क्यों भैया बाहर रहता है और किसके अंदर रहता है? टेम्परेचर के कारण। क्यों रहता है? टेम्परेचर के कारण, क्योंकि भैया स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा अगर टेम्परेचर गड़बड़ हो जाएगा तो। आइए अब इस पे आते हैं, यहाँ वाले हिस्से पे, यहाँ बहुत अच्छे से और समझेंगे। आपको दिख रहा है सर बाहर में कैसी कोई थैली संरचना है, दिख रही कोई थैली संरचना ऐसी? तो कोई ऐसा थैली है, दिख रहा थैली ना, जिस थैली के अंदर सर पुरुषों का स्पर्म बनाने वाला हिस्सा आपका है। ठीक होगी बात ना? यह भी स्पर्म बनेगा। तो बाहर जो थैली है, ये थैली भैया कभी आपकी छोटी हो जाती है, कभी यही थैली आपकी लंबी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? और जरूरी समझना इसको, इसके वजह से आज बेबी का जन्म नहीं हो रहा है बहुत लोगों में। समझिएगा बहुत अच्छे से इसको, बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो डॉक्टर आज आप जाएंगे 2000 5000 10,000 20,000 इलाज कर देंगे, तब आपको डॉक्टर चीज बताएगा, आज पहले सीख लीजिए, बहुत अच्छे समझ लीजिए। तो भैया याद रखेंगे जैसे ही, क्योंकि इसमें स्पर्म बनाना है, क्या बनाना है? स्पर्म। तो भैया याद रखेंगे स्पर्म के लिए हमको तापमान कम चाहिए। तो जब गर्मी के समय में हमारे शरीर का तापमान, बाहर से गर्मी ज्यादा है तो हमारा शरीर 37 डिग्री मेंटेन करता है, मगर गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी अगर हमारा जो यहाँ पे हमारा वो है भैया स्पर्म बन रही जगह जो है, अगर इस शरीर के पास रहेगा तो भैया गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। तो इसको शरीर से क्या करना पड़ेगा? दूर। क्या करना पड़ेगा? दूर। इसीलिए गर्मी में इसमें एलोंगेशन होगा और ये लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लंबा। ये थैला कहलाता है स्क्रोटम। क्या कहलाता है? स्क्रोटम। क्या कहलाता है? स्क्रोटम। जिस थैले में अब ये आपका पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं? टेस्टिस। ये है टेस्टिस। तो टेस्टिस किस थैले में है? टेस्टिस किस थैले में है? स्क्रोटम के अंदर। तो स्क्रोटम लंबा हो रहा है कब? गर्मी के समय में। कब हो रहा है? गर्मी के समय में। और भैया जब आपका ठंड का मौसम आ गया, बाहर सब तरफ ठंडा है, तो स्पर्म तो भैया ज्यादा ठंडा भी नहीं हो सकता, केवल 2 डिग्री कम जाना था। अब मान लो टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री, है ना, उसको भाई 35 डिग्री चाहिए, तो क्या करे? गर्माहट के लिए शरीर के पास आएगा, तो शरीर के पास आने की कोशिश करेगा, तो ठंड के समय भैया वो सिकुड़ जाता है। क्या होता है? ठंड के समय वो सिकुड़ जाता है, ताकि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रख सके। क्लियर हो गई बात ना? यस। अब यही पे एक और चीज याद रखेंगे, सर ये लंबा हो रहा है गर्मी के मौसम में, छोटा हो रहा है ठंडी के मौसम में, मगर सर इसको लंबा और छोटा करने के लिए कुछ मसल्स हैं यहाँ पे, मांसपेशियां होंगी ना भी। कौन सा मसल जो इसको लंबा कर रहा है सर, टेम्परेचर हिसाब से छोटा कर रहा है? तो उन मसल्स को बोलते हैं डार्टोस मसल। क्या बोलते हैं? डार्टोस। क्या बोलते हैं? डार्टोस। कौन सा मसल? डार्टोस मसल। याद रखेंगे, यस सीएलई, डार्टोस मसल। क्लियर हो गई बात ना? तो डार्टोस मसल ही स्क्रोटम की लंबाई को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। अब यहाँ दूसरा नुकसान देखिए आप, वर्तमान समय में बहुत ज्यादा अटैचमेंट की वजह से बोला कि भैया पुरुषों को भैया फ्रेंच कट की भैया चड्डी पहनी चाहिए, फ्रेंच इनको हम बोलते हैं। क्लियर हो गई बात ना? चिपका हुआ। अब होता क्या है, अब भैया पुरुष यहाँ पर उनका शरीर भैया बहुत ध्यान समझना है पुरुष लोग, अब चड्डी एकदम टाइट आप चिपका के पहन लिए, तो जो स्क्रोटम को फैलना था गर्मी के समय में, दूर जाना था, आपने चड्डी टाइट करके पहन ली, तो शरीर के पास आ गई, इसका मतलब वो हीट में है, गर्मी में है, तो उसके स्पर्म बनाने की क्वालिटी गिर जाएगी, वो स्पर्म फॉर्मेशन ही नहीं कर पाएगा, करेगा तो अच्छे क्वालिटी का नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गई बात ना? इसलिए जरूरत से ज्यादा भैया टाइट आपको अंडरवियर नहीं पहननी चाहिए पुरुषों को खासकर, और जरूरत से ज्यादा ढीला भी नहीं पहनना चाहिए। समझ में आ गई बात ना? इतना पहन को प्रॉपर उसको मूवमेंट करने के लिए स्पेस बना रहे। समझ में आ गई बात है ना? ये बहुत ध्यान रखना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब हम आजकल गाड़ियां चला रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, जीन्स भी टाइट पहनते हैं हम लोग, जीन्स टाइट नहीं पहनना है, जीन्स ढीला रहे, और हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी भैया सामने नीचे इंजन है, ऊपर उसका बोनट है, गर्मी में बोनट गर्म हो रहा है, उस पर भैया हमारा यहाँ पर टेस्टिस उसके ऊपर रखाया हुआ है, तो उससे हीट होकर के उसके भी बच्चे प्रोडक्शन करने की क्षमता गिर जाती है, स्पर्म प्रोडक्शन क्षमता गिर जाती है। ये छोटी छोटी चीजें, मगर इसके से बहुत ज्यादा क्वालिटी में गिरावट आती है। इसके साथ लोग बाप नहीं बन पा रहे हैं, माँ नहीं बन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं बात ना? तो बहुत सीरियस इशू है ये, हमेशा ध्यान रखते हैं पुरुष लोग हैं। क्लियर हो गई बातें? तो मैं परहेज भी बताते चल रहा हूँ, क्या क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, सब चीज को सीखते चलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो समझ आ गया ये क्या है भैया आपका टेस्टिस। क्या है ये? टेस्टिस। इसके भैया इसको हिंदी में बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। इसके ऊपर कुछ ऐसा लाल सा दिख रहा है क्या, ऐसा करके लाल सा, इसे बोलते हैं अधिवृषण। ये वृषण के ऊपर है इसलिए अधि, अधि क्या? वृषण, अधिवृषण बोलते हैं। ठीक हो गई बात ना? यहाँ से स्पर्म बन गया, अधिवृषण में गए, यहाँ पर भी उसका समझिए संग्रहण होता है, तो पूछेगा स्पर्म बनता कहाँ, तो क्या बोलेंगे?
वृषण या टेस्टिस में। स्टोर कहाँ होता है? अधिवृषण में। उसका ये जो आपको दिख रही नली, इस नली के थ्रू ये जाएगा 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 और इस तरीके से भैया ये आपको राइट साइड से आपको दिख रहा है, राइट सा यहाँ पर आ जाएगा। और ये आपको पीछे में इसमें बड़ा दिख रहा है, इस करके एक बल्बो यूरेथ्रल रहेगा, वहां से सीमन बनेगा और यहाँ से वीर्य सीमन मिलेंगे और तब फिर यहाँ से निकलते हुए यहाँ से होते हुए आपको शरीर में इस तरीके से ये बाहर आता है। क्लियर हो गई बात ना? समझ में आ गई बातें? यस। आइए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी पे, आइए और अच्छे से समझते चलते हैं। तो टेस्टिस होता है, एसेसरी डक्ट है, पुरुष ग्रंथि है, बाहरी जननांग है। तो आगे बढ़ते हैं। तो टेस्टिस किसका हिस्सा है? तो पुरुष प्रजनन तंत्र है। क्या है? पुरुष प्रजनन तंत्र। ओवरी क्या है? मादा जनन तंत्र। ओवरी अंदर क्यों है, आपका टेस्टिस बाहर क्यों है, पता चल गया। यस, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखेंगे, ध्यान से बहुत समझिएगा। आइए, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, पुरुष प्रजनन तंत्र के अध्ययन को पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित संबंध के चिकित्सा क्षेत्रों क्या बोलते हैं? एंड्रोलॉजी। क्या कहते हैं? एंड्रोलॉजी। तो ये पूछेगा। क्लियर हो गई बात ना? पुरुष प्रजनन तंत्र से जुड़े हुए अध्ययन को क्या कहते हैं? एंड्रोलॉजी। क्या कहते हैं? एंड्रोलॉजी। जो आपको पढ़ा रहा हूं अभी मैं, ये एंड्रोलॉजी का हिस्सा है। ठीक हो गई बातें? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी इज द मेडिकल फील्ड दैट स्पेशलाइजेस इन मेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड्रोलॉजी याद रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, देखिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ भैया आपके दो यहाँ पर है आपके टेस्टिस। क्या है ये? दो टेस्टिस। मतलब दो टेस्टिस, सामने से दो टेस्टिस हो गए, मतलब साइड से खड़ोगे तो आपको केवल यहाँ पे सिंगल टेस्टिस दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है सिंगल टेस्टिस? एक टेस्ट उधर भी इसके अपोजिट साइड। तो सिंगल ये क्या है? टेस्टिस, जिसको हम बोल रहे हैं टेस्टिकल। क्या बोल रहे हैं? टेस्टिकल। जिस थैले के अंदर ये बंद रहे तो उसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्लियर हो गई बात ना? यस। इसके ऊपर जो आपका ये है वृषण, वृषण के ऊपर जो ये है इसे क्या बोलते हैं? अधिवृषण। अधिवृषण कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। ये सब नाम याद रखिएगा। इसमें से 4 ऑर्गन लिख के नाम दे देगा, टेस्टिकल, स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, और वहां डाल देगा भैया आपका टेस्टिस या आपका ओवरी डाल देगा। इनमें से कौन सा पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं पूछ देगा। क्लियर हो गई बात ना? इसलिए क्या बोलेंगे? टेस्टिकल या टेस्टिस, पुरुष प्रजनन तंत्र। जिस थैले में बंद वो स्क्रोटम। वही उसके ऊपर आपके वृषण के ऊपर जो है जहां संग्रहण होता है क्या है? एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस के ऊपर आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए जब जा रहा है तो इस नली का नाम क्या है? वासा डिफरेंस। क्या नाम है? वासा डिफरेंस। क्या नाम है? वासा डिफरेंस। क्या नाम है? वासा डिफरेंस। यस, इसी को बोलते हैं वासा डिफरेंस। से बोलेंगे वेसेक्टोमी। क्या बोलेंगे? वेसेक्टोमी। अब बताइए सर, यहां पर आपका क्या बन रहा है? वीर्य बन रहा है। क्या बन रहा है? वीर्य, यानी कि सीमन बन रहा है। मगर स्पर्म कहां बन रहा है? यहां बन रहा है। और वीर्य में अगर स्पर्म नहीं रहेगा तो क्या बेबी होगा? कभी नहीं। इसका मतलब जब कभी नसबंदी कराया जाता है, इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। तो उस समय स्पर्म को इस वीर्य से मिलने से रोकना है, तो फिर क्या करेंगे? खचाक, नस काट दिया गया। क्लियर हो गई बात? जिसको से आपके शरीर में वीर्य तो बनता रहेगा, वीर्य तो निकलता रहेगा, मगर उसमें स्पर्म नहीं रहेगा। इसका मतलब इस वीर्य में बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं रहेगी। तो नसबंदी में यही करवाया जाता है कि आपकी स्पर्म को आपके वीर्य से मिलने से रोक दिया जाता है। ठीक हो गई बात ना? यस। तो इसलिए वासा से रखना, वेसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वेसेक्टोमी। तो पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं। ठीक हो गई बात ना? यस। तो आपकी हड्डी है पब्लिक बोन, छोड़िए, प्यूबिक बोन। ये रहा आपका ब्लैडर, जिसमें आपका मूत्र जमा होता है, ब्लैडर। ये हाथ से रखेंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का आपका हिस्सा दिख रहा है, सेमिनल वेसिकल। क्या है ये? सेमिनल वेसिकल। क्लियर? क्या हो गया ये? सेमिनल वेसिकल। तो पहला हिस्सा क्या है? टेस्टिकल या टेस्टिस। फिर क्या है? एपिडिडाइमिस। फिर क्या है? वासा डिफरेंस। फिर क्या है आपका? सेमिनल वेसिकल। क्या है? सेमिनल वेसिकल। कौन है? सेमिनल वेसिकल। क्लियर हो गई बात ना? यस। सेमिनल वेसिकल के बाद फिर यहां से स्पर्म आपके इस वाले हिस्से में आएगा। इसका नाम क्या है? प्रोस्टेट। क्या नाम इसका? प्रोस्टेट। क्या नाम इसका? प्रोस्टेट। तो पुरुष प्रजनन तंत्र से जुड़े सभी अंगों का एक बार नाम ध्यान से देखिए। पहला क्या सीक्वेंस ऐसे याद रखना है, बोल देगा जमाना है करके, तो है ना? क्या बोलेंगे? पहले टेस्टिकल, फिर आपका एपिडिडाइमिस, जिसके अंदर बंद है वो स्क्रोटम। टेस्टिकल, एपिडिडाइमिस, फिर ये है वासा डिफरेंस, फिर कहां चला गया? सेमिनल वेसिकल, फिर कहां चला गया आपका? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट से आपका यहां से यूरेथ्रा। ये क्या है? यहां बन गया, यहां से ये नली, इसका नाम क्या है? यूरेथ्रा। क्या नाम है? यूरेथ्रा। तो याद रखेंगे पुरुष में यूरिन भी इसी यूरेथ्रा से आता है बाहर, और स्पर्म भी इसी यूरेथ्रा से बाहर आता है। इसका मतलब यूरेथ्रा इज ए कॉमन डक्ट। क्या है?
कॉमन डक्ट है, कॉमन नलिका है, एक ही नलिका है जहां से आपका यूरिन एंड स्पर्म दोनों ट्रेवल करता है। क्लियर हो गई बात ना। यहाँ पे आपकी स्पर्म के आने के लिए और यूरिन के आने के लिए अलग व्यवस्थाएं नहीं है, जबकि मादा प्रजनन तंत्र में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। उनके यूरिन के आने के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, और जहां से भैया आप इंसेमिनेशन होगा, जहां से बच्चे का जन्म होगा, जहां से स्पर्म आप छोड़ेंगे, वो स्थान अलग होता है। क्लियर हो गई बात ना। यस, आइए आगे बढ़ते हैं। तो एंड्रोलॉजी चिकित्सा क्षेत्र हो गया, ये सब चीज पढ़ा दी, आगे बढ़ते हैं इधर से। अब पुरुष प्रजनन प्रणाली में सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? टेस्टिस को। किसको पढ़ेंगे सबसे पहले? टेस्टिस को, वृषण को, क्योंकि यहीं से स्पर्म बन रहा है भैया आपका, है ना। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? टेस्टिस को या वृषण को। आइए पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। पैल्विक क्षेत्र के बाहर एक गुच्छे जैसी संरचना होती है। क्लियर, ये हमारा जो हिस्सा है नाभिक नीचे वाला हिस्सा, क्या है? पैल्विक हिस्सा है। और पुरुषों में टेस्टिस करता है, पैल्विक क्षेत्र से बाहर है, शरीर से बाहर है, इसलिए पैल्विक क्षेत्र से बाहर बोल रहा है। एक गुच्छे जैसी संरचना होती है जिसे अंडकोश या अंडकोश की थैली कहते हैं, या उसे क्या बोलते हैं? स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक कहते हैं। क्लियर हो गई बात ना। उसी स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक के अंतर्गत, जिसके अंदर भैया ये आपका बंद रहता है। ठीक हो गई बात ना। तो ये जो थैली, इसे क्या बोल रहे हैं? स्क्रोटम। इसे क्या बोल रहे हैं? स्क्रोटम। ठीक हो गई बात। यस, ये कितने होती है भैया? एक जोड़ी होती है। कितनी होती है स्क्रोटम? तो एक जोड़ी या 1 पेयर होते हैं। ठीक है, 1 पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं पुरुषों में। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में। फॉर्मेशन कहाँ होता है स्पर्म का? आपके टेस्टिस में। हो गई इतना बात। शुक्राणु शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री कम तापमान पर बनते हैं। शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। तो उसको बनने के लगभग कितना चाहिए? 35 डिग्री, 34.5-35 डिग्री चाहिए। इसलिए वो शरीर से बाहर है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। यस, अब यहाँ पर वृषण का आकार कैसा होता है? कैसा आकार होता है? ओवल शेप का। ओवल शेप का, अंडे के आकार का होता है ओवल शेप। अंडकोश की लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है लंबाई? 4 से। तो स्क्रोटम की लंबाई कितनी है? 4 से 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 से 5 सेंटीमीटर। इसकी भी चौड़ाई कितनी है? तो 2 से 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? तो 2 से 3 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कितनी? 2 से 3। लंबाई कितनी? 4 से 5। यस, अब इसमें भी बहुत गड़बड़ होता है। कई बार आपको अंडकोश बोलते हैं कि आपके अंडकोश में इंफेक्शन हो गया, हर्निया वगैरह इंजेक्शन करना है, तो इसी स्क्रोटम की लंबाई अनियमित रूप से बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं अंडकोश की बीमारी। क्लियर हो गई बात ना। यस, उसी में फिर हर्निया का इंजेक्शन करवाना पड़ता है। ठीक हो गई बात है। यस, तो ये इस लंबाई ध्यान रखना है कि अनियमित नहीं हो सकते, लंबाई भी एक लिमिट तक ही बढ़ना चाहिए। आइए, तो भैया बताइए स्पर्म कहाँ बनता है? तो टेस्टिस में। कहाँ बनता है? टेस्टिस में। ठीक है। अब पुरुष प्रजनन प्रणाली में 3 टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं टेस्टिस में। तो टेस्टिस के अंदर कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं? कितने प्रकार के पाए जाते हैं? बोलिए। 3 टाइप्स के। वृषण में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। टेस्टिस में कितने प्रकार के भैया आपकी सेल पाई जाती है? तो 3 प्रकार की। ठीक हो गई बात। तो भैया आप देखे थे यहाँ पे आपका टेस्टिस है जिसके अंदर स्पर्म बनना है, इसके अंदर 3 प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं हैं। समझ में आ गया बात? मान लो यहाँ का हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया। ठीक, 3 प्रकार की आपकी कोशिकाएं पाई जा रही हैं। और भी कोशिकाएं, मगर आपको मेनली 3 को ही समझना है। पहला का नाम क्या है? जर्म सेल। क्या ना पहले का नाम? जर्म सेल। दूसरा नाम क्या है? सर्टोली सेल। क्या है दूसरा? सर्टोली सेल। तीसरा नाम क्या है? लेडिंग सेल। क्या है? लेडिंग सेल। तो भाई टेस्टिस के अंदर कौन कितनी प्रकार की सेल पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। पहला क्या है? जर्म सेल। दूसरा क्या है? सर्टोली सेल। तीसरा क्या है? लीडिंग सेल। जर्म, सर्टोली, लीडिंग। बोलिए क्या क्या है? जर्म, सर्टोली, लीडिंग। क्या क्या है? जर्म, सर्टोली, लीडिंग। इससे परिचित हुई क्योंकि एग्जाम में भी इसको पहचानना पड़ेगा नाम को। क्या क्या है? जर्म, सर्टोली और लीडिंग। अब जर्म में क्या होता है? तो जर्म में जन्म होता है। क्या बोलेंगे? जर्म में जन्म होता है। इसका मतलब शुक्राणु का जन्म कहाँ पे होता है? तो जर्म सेल में। क्लियर हो गई बात ना। यस, तो आपके टेस्टिस में बनता है स्पर्म। टेस्टिस से किस सेल में बनता है? तो जर्म सेल में। तो जर्म से जन्म यार, जैसे जन्म जैसे जन्म। यस, अब जन्म हो गया तो जन्म, उसको पोषण चाहिए उस सेल को ना, तो सेल को पोषण कहां से मिलता है? सर्टोली से। पोषण कहां से मिलता है? सर्टोली। पोषण का स, सर्टोली का स। ज से जन्म, ज से जन्म। क्लियर हो गई बात ना। सब पोषण का स, सर्टोली का स। उसको पोषण का, उसको भी तो चाहिए ना भैया, ग्लूकोज वगैरह सब चीज चाहिए पोषण। यस, क्योंकि अगर इसमें खराबी आ गया तो स्पर्म बंद तो जाएगा मगर उसमें पोषण ही नहीं मिल रहेगा, तो कमजोर है स्पर्म आपका, बच्चे को जन्म दे ही नहीं पाएगा। इसलिए सब जरूरी है। अब पोषण मिल गया, उसके बाद लीडिंग जो सेल है इसे ही टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन का निर्माण करती है। सर ये क्या किया है हार्मोन बना करके?
अरे भैया जब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, जिसे हम बोलते हैं पुरुष हार्मोन, तो याद रखिएगा, बोलते हैं, देखिए आपको डॉक्टर पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब मेरी आवाज बहुत पतली है, मैं लड़की जैसे बोलती हूँ डॉक्टर साहब। मैंने बोलता हूँ किसी लड़के का आप देखेंगे आवाज बहुत कम है, लड़की की तरफ पतला है ना। कोई लड़के का दाढ़ी मूंछ आ ही नहीं रहा, तो डॉक्टर बोलेगा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। क्या बोलेगा? टेस्टोस्टेरोन लेवल। इसका मतलब हमारे शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कम बन रहा है। इसका मतलब मैं जब छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, आगे नहीं बोलूंगा, लॉलीपॉप खाता था, ठीक है ना। हाँ, तो भैया उस समय जब छोटा बच्चा था तो देखिए लड़का लड़की दोनों का आवाज पतला रहता है, छोटे बच्चे का आवाज पतला रहेगा, छोटे लड़की का आवाज पतला रहेगा। मगर जैसे उम्र बढ़ता है इसका मतलब अचानक से लड़की लोगों का आवाज वैसे रहता है, हाँ सर ठीक है सर मैं कर लूंगी। मगर लड़के का सर कैसे कर पे हो, ऐसे करके हमारा आवाज बदलने लगता है। 12-14 साल की उम्र में उसका आवाज फटे बैंगा जैसे हो जाएगा, है ना। हाँ सर कैसे हो, ऐसे करके हो जाता है। तो आपके आवाज में जो अचानक से परिवर्तन आ रहा है उसके पीछे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ठीक हो गई बात ना। यस। आपका जो दाढ़ी मूछ आ रहा है उसमें टेस्टिस हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। आपका दाढ़ी अच्छे से प्रॉपर नहीं आ रहा है, सेविंग नहीं कर पा रहे हो, सेविंग करना दाढ़ी नहीं आ रहा है, टेस्टोस्टेरोन कम है। जिसका बहुत दाढ़ी आ रहा है, बहुत दाढ़ी मूछ आ रहा है, भालू जैसे एकदम पूरा, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा है। इसमें जिसको भी आप पुरुष का क्वालिटी मानेंगे, अच्छे से मूछ आना, अच्छे से दाढ़ी आना, आवाज मोटा होना, क्लियर होगी बात, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन पुरुष पुरुष क्वालिटी को जन्म दे रहा है। इसके साथ जब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन करके ही इसको स्पर्म बनाने का ऑर्डर देता है। क्लियर हो गई बात ना। इस मतलब अगर वो हार्मोन गड़बड़ है तो आपका आगे जाकर के बेबी होने में भी दिक्कत होगा। समझ में आ गया बात ना। यस। अब ये याद कीजिए हार्मोन किस में बनता है, अंतःस्रावी ग्रंथि या एक्सो आपका बहिर्स्रावी ग्रंथि में, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन, किसमें बनेगा? क्योंकि मैं आपको बताया था भैया एक्सोक्राइन कौन है, जो भी रस बनाए, एंजाइम बनाए, पाचक रस बनाए। और अंतःस्रावी कौन है? एंडोक्राइन, जो हार्मोन बने। और एंडोक्राइन का मतलब जो रक्त नलिका के अंदर डाले, एंडो मतलब अंदर, एंडो माने अंदर, अंतःस्रावी अंतर, किसके अंदर? रक्त नलिका के अंदर। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है आपका? एक हार्मोन है जो किससे बन रहा है? अंतःस्रावी ग्रंथि से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। किससे बन रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो यार कि जब आप अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे तो उसमें भी आप पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वाला। क्लियर हो गई बात ना। वहां भी आप टेस्टिस को पढ़ेंगे। ठीक हो गई बातें। यस। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि से बनता है, ध्यान रखेंगे। तो भाई पुरुषों में टेस्टिस में कितने सेल हैं? 3। जन्म से जर्म, पोषण से सरटोली, और भैया लीडिंग सेल से क्या निकलता है आपका? लीड करता है। लीड करते भाई चलो स्पर्म बनाना चालू करो। कौन? टेस्टोस्टेरोन। कौन? टेस्टोस्टेरोन। तो याद रखें, इससे जो क्वेश्चन बताया हूं मौखिक तौर पे वही पूछेगा। आइए आगे बढ़ते हैं अब दूसरे हिस्से पर। और उसके बाद क्या पढ़ते थे? टेस्टिस के बाद हम पढ़ते एसेसरी डक्ट। क्या पढ़ते हम लोग? एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में जितनी भी नलिकाएं वगैरह आ रही हैं वो सब इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग। आइए देखते हैं, दिखना चालू करते हैं। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में एसेसरी डक्ट टेस्टी से शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है। आखिर इस नली का काम क्या है? काम क्या है इसका? टेस्टिस से स्पर्म को क्या करना? स्थानांतरण करना। ये काम है ना उसका, कि जो स्पर्म बन गया है उसको भैया आगे जाकर के पहुंचाना। यस। तो भाई पूछेगा आपसे, बताइए एसेसरी डक्ट का काम क्या? क्या बताएंगे आप? ट्रांसफर करना। क्या करना? ट्रांसफर स्पर्म। क्या? ट्रांसफर करना स्पर्म को। स्पर्म को ट्रांसफर करना कहां से? टेस्टिस से, फ्रॉम टेस्टिस से। ठीक हो गई बातें। यस। पुरुष वेसेक्टोमी ऑपरेशन का वासा डिफरेंस डक्ट काटी जाती है। तो मैं पहले बताया था इस नली को हम क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंस। और आपकी नसबंदी में कौन सी नलिका काट दी जाएगी? वासा डिफरेंस काट दी जाएगी। और यहाँ गठान मार दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात ना। तो गठान मार देंगे तो स्पर्म भैया आपको बनेगा ही नहीं, पहुंचेगा नहीं। यहाँ वीर्य तो बनेगा और वीर्य में स्पर्म रहेगा ही नहीं, तो वीर्य निकलेगा भी मगर उसमें स्पर्म रहेगा ही नहीं, तो अब बच्चे को जन्म नहीं देंगे। क्लियर हो गई बात। नहीं से कहते हैं नसबंदी। ऐसी नसबंदी पुरुषों में भी होता है और माताओं में भी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एसेसरी डक्ट टेस्टी से शुक्राणुओं को स्थानांतरित करते हैं। पुरुष वेसेक्टोमी ऑपरेशन का किसको काटा जाता है? वासा डिफरेंस डक्ट को काटा जाता है, इस वाले से को काटा जाता है। देखिए ये रहे भैया आपके टेस्टिस, उसको जो ग्रंथिनुमा संरचना दी गई क्या है? एपिडीडाइमिस। क्या है ये? एपिडीडाइमिस। ये जो आपको जा रही है कौन भैया? वासा डिफरेंस। कौन है? वासा डिफरेंस। ये यहाँ से गई 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 और देखिए यहाँ से पीछे जाते हुए क्या यहाँ एक पीछे कुछ जोड़ी जैसी दिख रही है, यहाँ पे कुछ दिख रही है संरचना, उसके अंदर पाइप आ गई, फिर आगे बढ़ रही दिख रही पाइप। बस देखिए यहाँ जो दूसरी पाइप आई वो इसके अंदर जाएगी। ठीक है बात ना। यस। यहाँ से आई पाइप दिख रहा है यहाँ से। यस। फिर दोनों भाई यहाँ पर आपका जिसे बोल रहे हैं क्या? प्रोस्टेट। क्या बोल रहे हैं? प्रोस्टेट। और जो ये दो यहाँ पे भैया असर के रही सेमी जैसी संरचना की, इसके बोलते हैं सेमिनल
वेसिकल, क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। अब सेमिनल वेसिकल से भी आपका कहाँ पहुंच जाएगा स्पर्म, प्रोस्टेट में। कहाँ पहुंच जाएगा, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के जस्ट नीचे जब आपका यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा, उस यूरेथ्रा के जस्ट बगल में कुछ ऐसा है दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसे बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसे क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये ग्रंथि है, तो जैसे वैसे कुछ ना कुछ निकल रहा होगा, या तो हार्मोन या रस निकल रहा होगा। तो भाई याद रखेंगे, पूरा सीक्वेंस याद रखेंगे। पहले क्या हम देख रहे हैं, टेस्टिस, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंस, फिर क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल, फिर क्या देख रहे हैं, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के नीचे क्या देख रहे हैं हम आपका, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इस ग्लैंड को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड किससे संबंधित है, क्या बोलेंगे, पुरुष प्रजनन तंत्र से संबंधित है। क्लियर हो गई बात है ना, यस। आगे काम क्या हम इसको देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे किसको, मेल ग्रंथियों को। किसको देखेंगे, मेल ग्लैंड्स को। ग्रंथि का बात आ गया, सब ग्लैंड्स हम पढ़ना है, आइए देखते हैं। तो भाई ये पहला है पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। क्या है, एक जोड़ी सेमिनल वेसिकल। वो देख रहे पीछे में जो दिखाया था, है ना, वही क्या है, सेमिनल वेसिकल। कितना है, एक जोड़ी रहता है, 2 पीस रहता है। क्लियर, तो टेस्टिस 2 है, वासा डिफरेंस 2 है, सेमिनल वेसिकल 2 है। क्लियर हो गई बात है, प्रोस्टेट 1 है। ध्यान देखिए अब, तो ये जो सेमिनल वेसिकल है, युग्मित वीर्य पुटिका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़ी में वीर्य पुटिका। तो सेमिनल वेसिकल क्या बोलते हैं, वीर्य पुटिका। क्या बोलते हैं, वीर्य। वीर्य मतलब आप वीर्य बनेगा, सीमन बनेगा, इसलिए नाम सीमन बन से क्या हो गया, सीमन से इसका नाम हो गया सेमिनल, यस। तो दे फॉर्म्स म्यूकस बलगम। तो आपके वीर्य का जो चिपचिपा वाला हिस्सा है, क्लियर हो गया, चिपचिपा जो हिस्सा है वो कहां पे बनता है, सेमिनल वेसिकल के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, सेमिनल वेसिकल। मगर वो वीर्य नहीं बना अभी, वीर्य इज नॉट अ ये म्यूकस, वो चिपचिपा पदार्थ आपका वीर्य नहीं है। केवल उस पूरे वीर्य में जो चिपचिपा हिस्सा है वो वीर्य है। अभी पूरा वीर्य बनेगा किससे किससे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा वीर्य बनता है शुक्राणु से, फिर किससे बनता है, फ्रुक्टोज से, फिर किससे बनता है, सैट्रिक एसिड से। ठीक, तो ये जहां पे सब चीज मिलेंगे तो चिपचिपा पदार्थ देना पड़ेगा, तरल हिस्सा जिसमें तैर करके आगे बढ़े। तरल वाला हिस्सा कौन देता है आपको, सेमिनल वेसिकल। अब देखिए, तो वीर्य याद रखेंगे, वीर्य में क्या क्या मिला होता है बोलेगा तो, शुक्राणु, फिर फ्रुक्टोज, फिर सैट्रिक एसिड, स्पर्म, फ्रुक्टोज एंड सिट्रिक एसिड। क्लियर हो गई बात ना, यस। ये तीनों भैया मिलकर के बनते हैं वीर्य। आगे बढ़ते हैं, अब म्यूकस या बलगम बन गया। ये म्यूकस शब्द कहाँ कहाँ सुने थे, नाक से जो आपको चिपचिपा पदार्थ निकाल रहा है वो भी म्यूकस है। आपके स्टमक में जो भाई चिपचिपा पदार्थ है जो एसिड से बचा रहा है, HCl से, वो भी म्यूकस है। और अब कहाँ सुने भाई, आपके वीर्य में। क्लियर हो गई बात है, यस। अगला भैया प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आपका उससे सेमिनल वेसिकल्स हो गया, चिपचिपा पदार्थ बन गया, उसके बाद कहाँ आ रहा था, वो प्रोस्टेट में आ रहा था। तो प्रोस्टेट में जब आ गया तब देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड। अगला क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि दे फॉर्म्स सिट्रिक एसिड फॉर मोशन। क्या, सिट्रिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो, सिट्रिक एसिड। क्या बनाते हैं, सैट्रिक एसिड। क्या बनाते हैं, सिट्रिक एसिड, जो तो भैया क्या कर सके, मूवमेंट में मदद कर सके उनको। क्लियर हो गई बात ना, क्योंकि उनको ऊर्जा चाहिए ना, तो सिट्रिक एसिड से ऊर्जा लेकर के वो आगे बढ़ते रहेंगे, उनके मोशन में ये मदद करेगा सिट्रिक एसिड। ऊर्जा के लिए किया, फ्रुक्टोज है, ठीक वही बात है। शुक्राणु हो गया, फ्रुक्टोज ग्लूकोज का मिला हुआ रूप, फिर उसको सिट्रिक एसिड क्या है, मोशन में मदद करेगा, उसको गमन करने के लिए, धक्का उक्का देने के लिए। क्लियर होगी बात, ये समझ के आप चलते चलिए। अगला भाई क्या आपका, पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है ये, पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल। तो भाई आप पढ़े हैं कौन सा आपका, सेमिनल वेसिकल कितना है, एक जोड़ी, टेस्टिस कितना है, एक जोड़ी, एपिडिडाइमिस एक जोड़ी, वासर डिफरेंस एक जोड़ी, सेमिनल वेसिकल एक जोड़ी, प्रोस्टेट ग्लैंड एक, नीचे बल्बो यूरेथ्रल 2, एक जोड़ी। क्लियर हो गई बात ना, यस। अब देखिए बल्बो यूरेथ्रल क्या करता है, जो छोटा सा था, युग्मित बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि दे फॉर्म्स फ्रुक्टोज। क्या बनाते हैं, यही फ्रुक्टोज बनाते हैं, जो क्या देता है उसको, ऊर्जा देता है। तो भैया स्पर्म कौन बना दिया, टेस्टिस। स्पर्म को आगे बढ़ा कौन रहा है, वासा डिफरेंस। फिर उसको भी चिपचिपा पदार्थ कौन बना रहा है, सेमिनल वेसिकल। वहां स्पर्म मिल गया, अब उस स्पर्म को क्या देना है, पोषण देना है, ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या, ऊर्जा कौन दे रहा है उसको, बल्बो यूरेथ्रल, फ्रुक्टोज डाल करके। और उसको मोशन की मदद करने के लिए सिट्रिक एसिड कौन बना रहा है, तो प्रोस्टेट। कौन बना रहा है, प्रोस्टेट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया पूरी बात, यस। तो स्पर्म जो आपका वीर्य, यहाँ स्पर्म जो वीर्य बन गया सीमन, इसमें शुक्राणु कौन बनाया, टेस्टिस। फ्रुक्टोज कौन बनाया, तो बल्बो यूरेथ्रल। आपको सिट्रिक एसिड कौन बना दिया, तो प्रोस्टेट। कौन बना दिया, प्रोस्टेट, यस। तो क्या पूरा समझ में आ गया तीनों का हिस्सा। तो तीनों से मिलकर क्या बन रहा है आपका, स्पर्म। क्या बन रहा है, मैंने आपका सीमन बन रहा है। क्या बन रहा है, सीमन या वीर्य। ठीक हुई बात है।
और अब जो बन गया वीर्य तो आपका बाहरी जननांग क्षेत्र मूत्र मार्ग से, मूत्र मार्ग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरिन जहां से थ्रो हो जाए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा बोलते हैं मूत्र मार्ग को, उसी मूत्र मार्ग से बाहर हो तो आपका स्पर्म बाहर आ जाता है। क्लियर हो गई बात ना? यस, ध्यान रखेंगे। सर अब एक बहुत बड़ी बात आ जाती है, सर जब यहां से देखिए शुक्राणु तो कुछ काम का है ही नहीं सर, सर इसको ऊर्जा दे रहा है फ्रुक्टोज, वो सर यहाँ इसको बल्बोइथ्रल बना करके दे रहा है, सर इसको मोशन मदद करे सिट्रिक एसिड, सर वो आपको प्रोस्टर बना करके दे रहा है, सर आपको चिपचिपा पदार्थ चाहिए वो आपको सर ये बना के दे रहा है, सेमिनल वेसिकल बना के दे रहा है। तो स्पर्म क्या करता है, स्पर्म करता क्या है, एग करता क्या है, जो माता का एग स्पर्म है इसमें क्या रहता है सर, इसका क्या क्वालिटी है, इसी में तो माता और पिता का डीएनए छुपा है। समझ आ गई बात ना? वो एक माता एक पिता है, दोनों से मिलकर एक नया बेबी लेगा, तो बोलते हैं इसका आंख देखो पापा के जैसे हैं, नाक देखो मम्मी के जैसे हैं, तो जो आप बोल रहे हैं माता के जैसे पिता के जैसे हैं, तो भैया आपका डीएनए, डीएनए को बताया डीएनए टेस्ट करने से पता चलेगा आपका बच्चा है, तो डीएनए कहाँ से आता है, यही स्पर्म डीएनए रखा हुआ है फादर का, और एग डीएनए रखा है किसका, मदर का। क्लियर हो गई बात ना? क्योंकि दुनिया में हर किसी का माता पिता अलग अलग है, तो हर किसी का बच्चा अलग अलग, तो हर किसी का डीएनए अलग अलग, इसलिए सोचो 140 करोड़ तो केवल भारत में है, तो उसमें भाई सबका डीएनए अलग अलग, क्यों? क्योंकि सबके माँ बाप अलग अलग है ना, और उन माँ बाप के माँ बाप अलग अलग हैं, इसीलिए सबका डीएनए अलग अलग है। सुनवा की बात ना? यस। अब सोचो आप एक बात और, तो सर वैसे तो आप बोलेंगे तो फिर एक ही माँ बाप से तो दो दो बच्चे होते हैं, चाचा बच्चे, सब उनका डीएनए अलग कैसे होता है? यही तो फर्क हो, आपके जो डीएनए में 4 आपके पाए जाएंगे, है ना, ए सी करके पढ़ाएंगे, गुआनिन साइटोसिन करके पढ़ाएंगे, आपको एडिसिन सब पढ़ाएंगे, डीएनए पढ़ाएंगे, तो उसमें 4 अमल पाए जाते हैं, उनके सीक्वेंस से गड़बड़ा जाता है। जैसे मान लो एक साथ यहाँ वो जुड़ रहा है तो ऐसे बदल जाएगा, ये तो करके पूरा अलग अलग फॉर्मेशन होता है। ठीक हो गई बातें? आइए, तो उसमें आपका पूरा डीएनए कोड जो छुपा है वो आपके स्पर्म में छुपा हुआ है। ठीक हो गई बात ना? यस, आगे बढ़ते हैं। आते हैं मादा प्रजनन प्रणाली। उससे पहले हम स्पर्म को पढ़ते हैं। मादा प्रजनन प्रणाली कहाँ से गई, पहले इसको देख लेते हैं। स्पर्म को गलत लिख दी हो, आइए स्पर्म देखेंगे। स्पर्म, अब यहाँ देखिए आप हैरान हो जाएंगे देख करके, पूरा सीक्वेंस हिल जाएगा दिमाग आपका। शुक्राणु वीर्य में एक बार में कितने शुक्राणु होते हैं, तो कितने शुक्राणु होते हैं? 200 से 300 मिलियन। माने एक बार जब आपका वीर्य निकलेगा तो उसमें कितने शुक्राणु हैं? 200 से 300 मिलियन, और 1 मिलियन होता है 10 लाख, है ना। इसका मतलब 2000 से 3000 लाख, कितना होता है? 2000 पीछे 50 लाख, 2000 लाख से 3000 लाख स्पर्म होते हैं आपके भैया एक वीर्य में। समझ गई बात ना? एक बार जब वीर्य बाहर निकले उसमें 2000 से 3000 आपके क्या निकलते हैं? स्पर्म निकलते हैं। 200 मिलियन से 300 मिलियन, ये हेल्दी बॉडी का है। इसी में जब आपका संख्या घट जाती है, अरे आपका 40 मिलियन आ रहा है, 50 मिलियन आ रहा है, तो भाई इसे बोलते हैं कि आपके स्पर्म का क्वालिटी अब गिर गया। जो मैंने कारण बताया उन्हीं कारणों से उसमें भी डिफॉर्मेशन आता है। जितना बनना चाहिए उतना स्पर्म नहीं बना। डॉक्टर जब पास जाएंगे तो बोले डॉक्टर इतने स्पर्म बनना चाहिए उतना नहीं बनना चाहिए, 200-300 मिलियन बनना चाहिए, आपके में केवल 40 मिलियन बन रहा है, 10 मिलियन बन रहा है, 20 मिलियन। हालांकि बच्चे उससे भी हो जाएंगे, दिक्कत की बात वो नहीं है, पर भाई क्वालिटी गिर जाती है। क्लियर हो गई बात ना? यस, तो याद रखें 200 से 300 मिलियन बनते हैं। अब आपको एक बात बताऊँ, बताइए शरीर से अभी भैया एक काटा में तो ऐसे ब्लड निकला, तो ब्लड भैया उसमें आरबीसी सेल है, तो मुझे कमजोरी महसूस होता है ना। तो एक बात होती है, जब एक थोड़ा बहुत खून निकलता है हमको कमजोरी लगने लगता है, तो जिसमें 200 से 300 मिलियन अगर आपका स्पर्म शरीर से बाहर निकल रहा है, तो आपके शरीर से कितना सारा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह सब चीज उसमें होगा। इसका मतलब कितने सारी चीजें अगर बाहर निकला तो कितने सारी चीज का शरीर को नुकसान है, लॉस है। इसी वजह से हस्त मैथुन जो करते हैं पुरुष वर्ग जो है, और माताएं वर्ग भी करती हैं, तो जो पुरुष वर्ग माताएं वर्ग जो हस्त मैथुन करते हैं, इसके वजह से सीधा असर पड़ता है आंखों पर। बाल झड़ने लगेगा, आंखों की रोशनी कम होने लगेगी, स्किन समय से पहले आपका बूढ़ा होने लगेगा। और वही जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं देखिएगा आपको भी उनको चेहरा चमकता है, जिसको संत महात्मा है। क्यों? क्योंकि उनको स्पर्म बाहर ही नहीं हो रहा है, वीर्य का निर्माण ही नहीं हो रहा शरीर में, तो पूरी ऊर्जा अंदर स्टोर्ड है। क्लियर हो गई बात ना? यस। इसका मतलब आपके शरीर में, पुरुषों के शरीर में खासकर पूरा ऊर्जा का केंद्र, जिसके शरीर में ऊर्जा रखता है, ताकत रखता है, एक्टिव रखता है, सब चीज रखते हैं। टीनेज में क्यों लड़के इतना कूदना फांदो छलना कूदना सब कर लेते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्लियर हो गई बात ना? यस। और छोटे बच्चे रहते हैं तभी क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनको स्पर्म बनता है, उनको पता नहीं है। तो वही ऊर्जा का केंद्र, इसका मतलब कभी भी इसको अनियमित रूप से वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इतनी सारी एनर्जी सोचिए एक बार में वेस्ट हो जाएगी आपके शरीर से। समझ गई बात ना? यस। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और सीधा आपके आई साइड पे इंपैक्ट करता है। हालांकि मेडिकल साइंस बोलता नहीं है कि आई साइड पे इंपैक्ट होगा, राइट साइड पे इंपैक्ट होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मेडिकल साइंस अभी भी नहीं बोलता है। इसमें दो मेडिकल साइंस के दो वर्ग हैं, एक बोलते हैं कि आंख में कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा बोलते फर्क पड़ता है, तो दोनों में कोलिजन चलते रहता है। मगर आप ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, जिसमें इतना सारा चीज है आप देख रहे हैं, फ्रुक्टोज वगैरह सब चीज मिलकर शरीर का बन रहा है, उसमें भैया जब एक नया जन्म जो जीवन को जन्म दे रहा है, तो उसमें ग्लूकोज, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब होगा तभी तो। यस, इसलिए ध्यान रखेंगे हमेशा वेस्ट नहीं करना है। शुक्राणु की प्रजनन दर कितनी होती है? 60%। इसका मतलब जितना ये निकला है उसमें से 60% अभी जो आपका शुक्राणु है वही बच्चे को जन्म देने के लायक है।
60% जन्मदिन लायक है, पहुंचेगा तो 60% भी नहीं। आप हैरान हो जाओगे कितना पहुंचता है। इसमें से इतने सारे में से केवल एक ऐसा स्पर्म होगा, सिंगल एक, 2000 3000 लाख में से एक स्पर्म होगा जो वहां तक पहुंचने के काबिल होगा और पहले पहुंचेगा। और जो सबसे पहले पहुंचेगा एग तक, वही भैया जैसे एग के अंदर पहुंचा, अंदर घुस गया, तो फिर जैसे ही अंदर घुसता है प्रैक्टिस में, जैसे ही अंदर घुसेगा स्पर्म, है ना, एग के, स्पर्म एग आपके बाहर के कठोर दीवार बना लेती है, फिर उसका दूसरा कोई स्पर्म उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात ना? यस। उसके बाद उसमें जैगोट फॉर्मेशन चालू होता है। तो इतने सारे में से एक में वो क्षमता होती, सोचिए। यस, ये बात ध्यान रखिए ट्रेवल करने में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भैया बताइए कितने मिलियन बनता है? तो 200 से 300 मिलियन। उसमें प्रजनन दर कितने में होती है? 60% में, बाकी 40% तो वेस्ट ही हो जाते हैं, समझ लीजिए। हार्मोन शुक्राणु निर्माण में सहायक कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन। पहले बताया, ये बनेगा तभी आपको भैया मोटिवेट करेगा, है ना? हाँ, टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म शुक्राणु। अब स्पर्म के भैया एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके व्यापम में, अगर पूछा तो ध्यान रखेंगे इसके कितने हिस्से, तो याद रखेंगे इसका जो गोल वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं इसे? हेड। हेड के पीछे भैया आपको जो ऐसा दिख रहा है मोटा पाइप, जैसे क्या बोलते हैं? मिड पीस कनेक्टिंग बोलते हैं। क्लियर हो गई बात ना? और जिसके पीछे पूंछ जैसे संरचना, इसे क्या बोलते हैं? टेल। इसे क्या बोलते हैं? टेल। क्या बोलते हैं? टेल। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, बाद में बोल दिया एंड पीस, इससे मतलब नहीं है। ठीक हो गई बात है? यस, ठीक। तो स्पर्म के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। हेड है, टेल है, बीच में कौन है? मिडिल का हिस्सा, कनेक्टिंग पीस। ठीक हो गई बातें? अब देखिए ध्यान से, हेड इसे बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसे? ही एक्रोसोम। इसके बीच में जो काला काला आपको दिख रहा है, यही क्या है आपका? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं गुणसूत्र, उसी गुणसूत्र में होता है डीएनए। क्या होता है उसी गुणसूत्र में? डीएनए होता है। ठीक हो गई बात ना? तो ये आपके डीएनए को रखा हुआ है बचा करके, ये। तो ये कौन हो गया आपका? एक्रोसोम। क्या हो गया ये? एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर क्या आपका सेल है, तो उसके अंदर है न्यूक्लियस। इसके ऊपर जो बाहर झिल्ली, इसे बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा झिल्ली। कौन झिल्ली? प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो जॉइंट है, क्लियर करते हैं थोड़ा सा, दिखेगा तो ये जो आपको येलो कलर दिख रहा है, ये क्या है? सेंट्रियोल। ये क्या है? सेंट्रियोल। ये आपको दिखा, आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है इसमें जो ब्लू दिख रहा है? कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था व्यापम कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के किस हिस्से से पाया जाता है? हेड, मिड या टेल से? तो कहाँ पाया जा रहा है? मिड से। क्लियर होगी बात ना? और याद कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है। क्या है? पावर हाउस। किसी भी सेल में ऊर्जा निर्माण कहाँ होता है? तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर हो गई बात? यस। तो ऊर्जा यहीं से बनती है। तो सर टेल क्यों है? सर ये डीएनए रखा है, यहाँ ऊर्जा बन गई। क्लियर हो गई बात ना? तो ये टेल क्यों है? इसी से तो मोशन करेगा ऐसा करके, जिससे केचुआ रेंगता है। समझ गई बात ना? पीछे से धक्का देगा, आगे बढ़ेगा, धक्का देगा, आगे बढ़ेगा, धक्का देगा, आगे बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो टेल ही वो हिस्सा है जो उसको मोशन में मदद करता है। क्लियर हो गई बात ना? तो स्पर्म का कौन सा हिस्सा है जो उसको मोशन में मदद करता है? तो टेल। याद रखेंगे। आपका जो मिड वाला हिस्से से जो जिससे जुड़ा है टेल, इसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल डिस्क। इसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल डिस्क। और उसके टेल के बीच में एक पतली सी रेखा दिख रही है, क्या ये दिख रही? पतली सी रेखा एक अंदर में, इसका बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या बोल रहा हूँ? उसे ही एक्सियल फिलामेंट। देखिए ध्यान से, उसको दिखाता हूँ। देखिए क्या इसके अंदर एक पतली सी रेखा दिख रही है बीच में, उसे हो रहा है एक्सियल फिलामेंट। आगे बढ़ते हैं, उतना बता दिए। और क्या बताने लायक है? बाकी तो हम लोग सेल पढ़ेंगे तब सब पढ़ लेंगे, है ना? सेंट्रियोल क्यों होता है, क्या होता है, सब सेल पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। और कुछ न्यूक्लियर वाला हो गया, ये हो गया सेंट्रियोल, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। ठीक हो गया, इतना पढ़ लिया हम लोग स्पर्म के बारे में। आगे आगे बढ़ते हैं। अब आगे मादा प्रजनन तंत्र। क्लियर हो गई बात? पता चल गया कि पुरुष में भी अब स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में। संग्रहण कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस में। ट्रांसफर कैसे होता है? वासा डिफरेंस से। कहाँ पहुंचता है? तो सेमिनल वेसिकल में। वहां क्या बनता है आपका? तो म्यूकस वाला हिस्सा बनेगा, ठीक है, वीर्य बन जाएगा, चिपचिपा वाला हिस्सा। फिर वो कहाँ चल जाएंगे? प्रोस्टेट में। वहां क्या बनता है? तो सिट्रिक एसिड बनता है जो उसको भैया गति करने में मदद करता है। उसके नीचे होता है बल्बो यूरेथ्रल, जहां से क्या बनता है? फ्रुक्टोज मिलता है जो कि उसको ऊर्जा देता है। फिर वहां से किससे? यूरेथ्रस होते हुए बाहर आ जाता है। क्लियर हो गई बात ना? यस। कौन सा नस काटेंगे भैया वेसेक्टोमी में? वासा डिफरेंस काटेंगे। तो पुरुष की नसबंदी क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। यस। तो हम पूरा पुरुष प्रजनन तंत्र समझ गए अच्छे से ना? कहाँ सेल बन रहा है, कौन से सेल में बन रहा है? तो बताइए जर्म सेल में शुक्राणु बनता है, ठीक है। पोषण किससे मिलता है? तो सर्टोली सेल से। और उसमें भी उसमें मदद कौन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन मदद करता है। ठीक हो गई बात है ना? यस।
अगला हो गया भाई मादा प्रजनन प्रणाली, इसको कल देख लेंगे, फिर हम लोग हमारा क्लास हो जाएगा प्रजनन तंत्र खत्म, फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, सायोनारा।